रिलेटेड अब मैंने खत्म हुआ, मेंस में जाते हैं। ठीक है, अब तुम्हारा ऑप्शनल जो भी है, तुम्हारा ये टाइम जो है, सिंपल सा फंडा है, दो सब्जेक्ट अभी से कह रहा हूँ, ऑप्शनल, एथिक्स। तुम अगर अभी नहीं करके रखे, तुम बाद में प्रीलिम से पहले नहीं कर पाओगे। सिंपल सा बात है। बाकी जो पेपर वन, जीएस टू, थ्री, ये तुम्हारा प्रीलिम्स में पूछेगा क्वेश्चन, डायरेक्ट इसी में से आएगा। जीएस वन, जीएस टू, जीएस थ्री, क्योंकि इसमें ज्योग्राफी होता है, इसमें हिस्ट्री होता है, ठीक है, टू में पॉलिटी होता है, थ्री में इकोनॉमिक्स होता है, साइंस होता है, और तुम्हारा एनवायरमेंट होता है। तो ये तुम पढ़े होगे तुम, ठीक है, डायरेक्टली डायरेक्टली। लेकिन तुम एथिक्स और ऑप्शनल से प्रीलिम्स में तुम्हें क्वेश्चन आएगा नहीं, तो इसलिए तुम 3 महीना पहले तुम छोड़ दोगे तुम इन दोनों को पढ़ना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अभी 10 फरवरी, 12 फरवरी हो गया आज, 12 फरवरी हो गया। तुम्हारे पास अभी भी मैंने मिला जुला के 2 ढाई महीना, अगर तुम्हारा अगर मैंने स्टैटिक पोर्शन अगर अच्छा है, तुम 2 ढाई महीना तुम अच्छे से नोट्स बनाओ। किसका? ऑप्शनल और एथिक्स का। ठीक है, ऑप्शनल एथिक्स का। अगर ठीक है एथिक्स का नहीं भी कर पाए, कोई इशू नहीं। वो एग्जाम का जो मेंस का जो डेट आता है ना, वो 3 महीना भी बहुत सफिशियंट है एथिक्स करने के लिए। ठीक है, क्योंकि एथिक्स का जो सिलेबस है थोड़ा, मैंने कुछ स्टार्टिंग के चैप्टर कुछ हार्ड है, लेकिन बाद बाकी बहुत मैंने इजी इजी क्वेश्चन है। प्लस उसमें केस स्टडी भी बहुत ज्यादा मार्क्स कराता है, तो उसमें तो तुमको अपना मैंने स्किल ही अप्लाई करना है, नॉलेज का कोई मैंने उतना ये नहीं है। स्किल अप्लाई करना है, जो पहला स्टैटिक पढ़े रहोगे नॉलेज, एथिक्स का पहला 4-5 चैप्टर, उसी को अप्लाई करोगे केस स्टडीज में। तो एथिक्स को प्रीलिम्स के बाद भी एथिक्स को कवर किया जा सकता है, लेकिन अगर एक बार पढ़ लियो, पहला 4-5 चैप्टर का टाइम है तो बहुत अच्छा। तो अब आता है ऑप्शनल। ठीक, ऑप्शनल इसलिए बोल रहा हूँ कि टाइम नहीं मिलेगा प्रीलिम्स के बाद तुमको, ये पहली बार पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। जो कोई भी, ये जो बैच है ये तुमको सोशियोलॉजी वाला बैच है ना? हाँ सर। हाँ, सोशियोलॉजी का बैच है। तो इसमें तुमको सोशियोलॉजी कब से करा, मैंने जब स्टार्ट किया, दिसंबर से या जनवरी से, या कब से स्टार्ट किया? दिसंबर से आई गेस। हाँ, दिसंबर से आया है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, चलो मार्च बोल दिया। ठीक है, अगर नहीं करा पाए, कुछ चैप्टर हैं जो प्रीलिम्स के बाद कराएंगे, करा दिया। लेकिन अगर प्रीलिम्स के बाद अगर इतना तुमको करा दिया गया है, और तुम्हारे पास इतना का रिवीजन और कंसोलिडेटेड नोट ही नहीं है, तो तुम्हारे पास फिर कुछ नहीं है। फिर तुमको वहां पे तुम्हारा प्रीलिम्स तो हो जाएगा, लेकिन मेंस में तुम सर खुजला के बैठे रहोगे। तुमको वहां पे हाथ नहीं चलेगा, मैंने पेन तुम लिखोगे ना, नहीं चलेगा तुम्हारा हाथ। ठीक, तो अब बता रहा हूँ कि नोट्स मैंने कैसा होना चाहिए, तुमको क्या देख के नोट्स बनाना है, वो बता रहा हूँ। देखो, सिलेबस उठाना ऑप्शनल का, एक एक कीवर्ड, मैं कह रहा हूँ एक एक कीवर्ड, क्योंकि इंटेंशनली कह रहा हूँ। उनका जो क्वेश्चन तुम पीवाईक्यू उठाओगी, वो एक एक कीवर्ड से क्वेश्चन बनाएंगे। थ्योरी ऑफ स्टेट, ये तो मैं ऐसा यार, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन का मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, ये पीडीएफ अवेलेबल था, मैं इसको वहां पे बता दिया मैं। एक एक कीवर्ड का नोट्स बनाओ। तो अब नोट्स कैसा बनेगा, ठीक है, वो भी दिखा रहा हूँ। जैसे वहां पे मेरा तुम्हारा जो भी तुम्हारे मार्क्स है तुम्हारा, ठीक है, कोई भी तुम्हारे थिंकर है, या कोई भी मार्क्स मैक्स वेबर है, जो भी है तुम्हारे थिंकर, अगर वो सिलेबस में लिखा हुआ है, जैसे हाँ, जैसे पीएसआर में भी रहता है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट रहता है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट रहता है, एक एक आदमी है। तुम्हें भी मैंने मार्क्स, जैसे तुम्हारा सोशियोलॉजी में पूछता है तुमको, ठीक है, तो पूछा तुमको, मार्क्स पूछा है। अब मार्क्स के ऊपर जो भी तुम्हारा नॉलेज है, तुमको किस टाइप से पूछ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है, तुम्हारे पास नोट्स में होना चाहिए। जैसे एक तुम्हारा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, डेमोक्रेसी, उसका ये पूरा ये कीवर्ड जो है, ये कीवर्ड जो है, यही कीवर्ड पूरा यहाँ सिलेबस में है डाला हुआ, दिखा रहा हूँ। ठीक, इसमें कितना क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या बन सकता है, वो मैं बता रहा हूँ। देखो, पहला तो एक इंट्रो जरूरी है, हर एक टॉपिक पे जरूरी है इंट्रो। तुम बोलोगे कि क्या इंट्रो भी याद करना पड़ेगा क्या? मैं बोलूंगा कि याद नहीं रहे, लेकिन एक टेस्ट रहे कि मैंने, हाँ ऐसा मैं लिख सकता हूँ इंट्रो। जब 4 बार पढ़ोगे ना, इंट्रो भी रटा जाएगा। मैंने नॉट मैंने लैंग्वेज सेम नहीं रहेगा, सॉरी कीवर्ड सेम नहीं रहेगा, लेकिन लैंग्वेज वही रहेगा। एक इंट्रो, एक इंट्रो, और हर एक टॉपिक में एक कंक्लूजन। जैसे देखो, इस टॉपिक का बताया, एक इंट्रो तुम्हारा, ठीक, रेडी है, एक एक इंट्रो रेडी है, एक कंक्लूजन, ठीक, रेडी है। अब क्या है कि इसमें भी 3 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक से। कैसे बनेगा? अब ये नोट्स जो है, इंट्रो बना दिया, पोस्ट कॉलोनियल के बारे में पूछेगा, थ्योरी ऑफ स्टेट, इसका क्या सोचना है पोस्ट कॉलोनियल का। जो लोग, मतलब कॉलोनियलिज्म जो खत्म हुआ, उसके बाद जो स्कॉलर आए, थिंकर आए, वो क्या सोचते थे थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में। 3 टाइप का बनेगा, एक है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, एक है मार्क्स का ही 2 पर्सपेक्टिव, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और स्ट्रक्चरलिस्ट। ठीक, तो बन सकता है या तो अब क्या है कि सीने यहाँ पे कैसे होगा, एक पूछ सकता है 15 मार्क में, एक पूछ सकता है 20 मार्क में। अगर 15 मार्क्स का पूछा, तो 3 पेज भरना है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड, पेज 3 पेज। तो अगर 3 पेज का पूछा है, 15 मार्क्स पूछा है, और पूछा है पोस्ट कॉलोनियल के बारे में, और स्पेसिफिक पूछा है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के बारे में, तो 2 पेज में वेस्टर्न पर्सपेक्टिव लिखाएगा, एक पेज में इसका क्रिटिसिज्म लिखाएगा, जो कि ये लोग किए होंगे कि ये गलत था, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तुम्हारा सोशियोलॉजी में भी ऐसा ही होगा, देख लेना तुम। जो भी तुम्हारा थ्योरी है, उसमें 1 पेज 2 पेज लिख देना जो तुम्हारा क्वेश्चन पूछा है, और 1 पेज भरना तुम्हारा जो चीज उसको काउंटर कर रहा होगा। ठीक, अगर पूछा
15 मार्क्स में। अगर 4 मार्क्स में, अगर 20 मार्क्स में पूछा, तुम्हारे पास 4 पेज है भरने के लिए। ठीक, 4 पेज है भरने के लिए। अब क्या करना है, जब वो 20 मार्क्स का पूछेगा ना, तो क्वेश्चन में हमेशा कोशिश करना है कि 2 पार्ट क्रिएट करो। और क्वेश्चन में तुमको हिंट्स देगा कि वो 2 पार्ट पूछ भी रहा है वो। अगर मान लो कि सिंपली लिख दिया है कि मार्क्स का जो फिलोसॉफिकल एंगल बताओ, कमेंट, तो वो बहुत मैंने क्या हुआ कि वाइडर दे दिया, वो बहुत वाइडर स्कोप दे दिया। तो अब इस केस में क्या करना है तुमको कि थोड़ा सा बैकग्राउंड बताओ मार्क्स का। एक डेढ़ मैंने एक पेज एटलीस्ट तो बैकग्राउंड ही बता दो कि मार्क्स का, मैंने मार्क्स किस चीज से इंस्पायर था, क्या हुआ था उसके साथ, बोल के वो ऐसा मैंने क्लास, मैंने कैपिटलिस्ट के बारे में मैंने गुस्से में था, वो एक पेज बता। अब तुमको क्या है ना कि 4 पेज भरना है। अब पूछ ऐसा चीज दिया है तुमको कि तुम 4 पेज नहीं भर सकते हो, थोड़ा तो गेम करोगे ना उसके साथ भी। उसको पहला चीज बेसिक दे दिए। दूसरा, अब यहाँ से तुम स्टार्ट करो अपना कंटेंट देना। 2 पेज में बोला फिर कि तुम्हारा जो पूछ रहा है डिमांड भरो। एक पेज में क्रिटिसिज्म उसका है कि जो उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। ठीक, तुम्हारा 4 पेज भरना है। ये फॉर्मेट में इसलिए बता रहा हूँ तुमको कि तुम्हारा नोट्स उसी हिसाब से रहेगा। ये तुम्हारा टॉपिक दिखाया, फिर अगला टॉपिक दिखाता हूँ। जैसे मार्क्स का जो आइडिया है वो मैंने पीएसआईआर में भी पढ़ा जाता है। ठीक है, कुछ भी है तुमको, जैसे मान लो कि फिर एक और टॉपिक स्टेट सॉवरेनिटी के बारे में कुछ पूछ रहा है। ठीक है, उसका इंट्रो में ये बेसिक चीज से इंट्रो निकाल लिया कि मैंने फर्स्ट फिलोसोफर ये था, दिस दैट सॉवरेनिटी का डेफिनेशन ये होता है, ऑटोनॉमी, सेंट्रलाइजेशन। फिर अब क्या है कि क्वेश्चन वो स्पेसिफिक पूछ दिया कि प्लुरलिस्ट थ्योरी, मैंने प्लुरलिस्ट का सोचना क्या था या मोनोइस्ट का सोचना क्या था। ये 10 मार्क्स में दे देगा, तो किसी 2 पेज भर दूंगा। 15 पेज अगर दे दिया, 15 मार्क्स में दे दिया तो 2 पेज भर दूंगा इसी से। और एक पेज भरूंगा क्रिटिसिज्म से इसका, कि क्यों इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था। फिर कंक्लूजन रेडी रखूंगा कि मैंने अगर अगर मान लो इसका पूछा है तो ये कंक्लूजन रखूंगा, और अगर इसका पूछा है तो इसके लिए कंक्लूजन में ड्रॉप बनाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा कंक्लूजन इसी के टोन में। कंक्लूजन का याद करना है, मैं कह रहा हूँ कि रट्टा नहीं मारना है, लैंग्वेज पकड़ना है बस। कीवर्ड सेम नहीं रहेगा। तुमको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो कुछ एक मैंने जेनरिक चीज तुमको अपना रखना पड़ेगा नोट्स में। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ कैसे जेनरिक चीज, कैसे किसको बोलते हैं जेनरिक। बस देखो ये भी, इसका भी, जैसे मान लो कि यही पूछ लिया मेंस में, तो डेफिनेशन रेडी है। ठीक, ये पूछ लिया मेंस में, अगर इकोनॉमिक पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में पूछा तो ये लिखो, लिखना है। और पॉलिटिकल कल्चर के बारे में पूछा तो ये लिखना है। फिर लास्ट में क्रिटिसिज्म देके कुछ इसी का टोन में कंक्लूजन रेडी रखना है। अभी तुम ये यहाँ पे अगर इसको कब कैसे भर पाते ये तुम इसको, कि तुम मान लो टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे हो बार बार। ठीक है, यहाँ पे आंसर टेस्ट सीरीज का मैंने तुमको रोल दिखेगा। टेस्ट सीरीज दे रहे हो, अगर वहां पे तुम्हारे टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो वहां पे वो जो मॉडल आंसर देगा ना, वहां पे टेस्ट सीरीज में कंक्लूजन लिखा हुआ रहेगा इसी टॉपिक पे। ठीक है, अगर वहां भी नहीं लिखा हुआ है, चैट जीपीटी जाओ, वहां पे लिखना पॉलिटिकल कल्चर या फिर तुम्हारा जो भी टॉपिक है सोशियोलॉजी का या जीएस का, मारना, वहां पे देखो, वहां पे लास्ट में कंक्लूजन देता है। चैट जीपीटी भी कंक्लूजन देता है। ठीक है, ये फॉर्मल वे है कोई चीज को प्रेजेंट करने का, तो वहां पे कंक्लूजन देगा। वो कंक्लूजन को तुमको समझ आ रहा है तो लिख दो, उसको बोलो कि नहीं थोड़ा और अच्छा, मैंने चैट जीपीटी में ना क्या है ना खेल, कि थोड़ा प्रॉम्प्ट का मैंने तुम कैसा कीवर्ड डाल रहे हो उस हिसाब से वो आंसर देगा। तुम उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, उसको बोलो कि भाई मैं यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ, तुम उस हिसाब से आंसर दे, तो अपने आप को एडिट करेगा और अपने आप को वो चेंज करके वो फिर वो बेटर आंसर देगा वो। ठीक है, तो कंक्लूजन और इंटरव्यू रेडी रखो हर एक टॉपिक पे। ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी तुम्हारे पास रेडी है, कंक्लूजन रेडी है। ठीक है, आंसर में तुम करके आ गए, तुमको सोचना नहीं है। अब ये क्यों कह रहा हूं मैं बार बार, कि एग्जाम हॉल में जब 3 घंटा मिलेगा ना, तो तुम सोचना नहीं है तुमको कि भैया क्या लिखूं नहीं लिखूं, तुम्हारा हाथ को लिखना है वो। तुमको एक पेज भरने में 3.5 मिनट चाहिए। तुम अगर अभी फर्स्ट अटेम्प्टर हो, आज ही बैठ के लिख के देखना एक पेज कितना देर में लिख पाते हो। कम से कम तुमको 10 मिनट से तो कम नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 10 मिनट लग जाएगा तुमको। सोच लो तुम 3 पेज भरना है, तुमको आधा घंटा लग जाएगा। तो वो कह रहा हूँ कि तुमको हर चीज तुम्हारे नोट्स में होना चाहिए। पहला चीज, कहाँ कैसे होता है वो पीआईक्यू से पता चलता है। नोट्स में कितने टाइप का क्वेश्चन फ्रेम होगा वो तुमको पीआईक्यू से पता चलेगा। तुम्हारे नोट्स में है कि नहीं वो तुमको खुद ये कर चेक करना है कि मेरे नोट्स में है नहीं। अब तुम यही कोर्स कर रहे हो, जो संपूर्ण बेस्ट सोशियोलॉजी का कोर्स कर रहे हो, नोट्स उठा के देखना तुम्हारे नोट्स में है कि नहीं ये टॉपिक। नहीं है, पीआईक्यू में देखो क्वेश्चन है कि नहीं। जो भी तुम्हें फैकल्टी तुम्हें पढ़ा रहे हैं उनको बोलो ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है। आप मैंने अगर अगर उनका नोट से सफिशिएंट सॉल्व हो जा रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर पूछो जो भी पढ़ा रहे हैं तुमको। अल्टीमेटली क्या है ना कि तुमको तुम्हारा रेशनैलिटी ही तुमको पास कराएगा। ठीक है ना, यहाँ पे कोई चमत्कार नहीं चलता है कि मैजिशियन नहीं बैठा है कि कोई तुमको ब्रह्मास्त्र दे दिया और तुम जाके मेंस में बैठ के मार दिया और वहां पे तुम्हारा रैंक आ गया। तुमको तुम्हारा रेशनैलिटी एक्टिवेट रखना है। कोई भी टीचर आके पढ़ा रहे हैं, क्या है, तुम पीआईक्यू का रेफरेंस लो, देखो पढ़ा दिए, पीआईक्यू चेक करो है कि नहीं, नहीं है पूछना है डाउट। ठीक है, ये तुम्हारा तरीका होना चाहिए प्रिपरेशन को आगे लेके, तभी जाके होगा। ठीक, मैं नोट्स बता दिया। किसी को कुछ पूछना है मेंस रिलेटेड और क्या पूछना है पूछो। हाँ देखो जीएस का, जैसे जीएस का बोल रहे हो, जीएस का कैसा नोट्स होना चाहिए जीएस का। अभी तुम बिगनर हो, ठीक है, तुम्हारे पास अभी टाइम है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक,
देखो, जीएस का जैसे मान लो जीएस 3 पेपर का है, अब वो रेलवे पे क्वेश्चन पूछ रहा है या सिविल एविएशन पे पूछ रहा है या रोडवेज पे पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला चीज क्या है कि फिर वही क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्शन और ये फॉर्मेट में, कंक्लूजन के फॉर्मेट में, ठीक। क्या होना चाहिए इंट्रो में? या तो तुम्हारे पास फैक्ट होगा, या तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा डेफिनेशन होगा जो मैंने कुछ हिस्टोरिकल चीज पता है कि फलाना डेट से रेलवे स्टार्ट हुआ था, उसका डाटा क्या है, तो डाटा कुछ पता है कि मान लो कि स्पेसिफिक अगर एक्सीडेंट रिलेटेड पूछा है कि रिसेंटली इट हैज बीन सीन दैट मेनी नंबर ऑफ एक्सीडेंट हैज बीन ऑकरिंग इन रिसेंट पास्ट, पूछ दिया एक्सीडेंट के ऊपर, तुम्हारे पास डाटा है, रेलवे एक्सीडेंट 2.5 लाख डेथ इन लास्ट 10 ईयर, ये तुम लिख के आ गए। क्या कोट किए? तुमको नहीं पता कि किसका डेफिनेशन से है, ठीक है। ये बता देना कि पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट है, थोड़ी चेक करने जाएगा यार एग्जाम हॉल में तुम्हारा वो एग्जामिनर, उसको भी नहीं पता होगा कि वो भी नहीं पढ़ रहा होगा पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट कोई आया है क्या रेलवे पे बोल के, ठीक है। तुम्हें अगर सोर्स नहीं पता है तो हमेशा पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट दे देना, मैंने वहां मेंशन कर देना। सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ मैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट जो होता है ना, हर एक टॉपिक पे बहुत डिटेल में रहता है, और वो किसी भी प्रोफेसर का मतलब ये नहीं है, डोमेन नहीं है कि एक एक लाइन पढ़े पूरा बकाया। अगर जो पढ़ भी रहा है ना, वो बकाया वो वहां पे सर्विस जॉब कर रहा होगा वही पढ़ेगा वो, और कोई नहीं पढ़ सकता बैठ के। और उसको कॉपी चेक करना है, एक दिन में 5 से 6 तो चेक करेगा ही वो, ठीक है। तो जहाँ बैठ के वो सर्च नहीं मारने लगेगा कि पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट में ये फैक्ट लिखा है कि नहीं, या फिर बोल देना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ये डाटा दिया है, ठीक है, पिछले मैंने लास्ट विंटर सेशन में, या फिर बोल देना कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दिया है ये डाटा। तो तुम्हारे पास अगर फैक्ट है तो तुमको कभी भी शॉर्टेज नहीं पड़ेगा, टाइम टेक नहीं लेगा तुम्हारा इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करने में। मोस्ट ऑफ द न्यू बिगनर को ना इंट्रो ही सोचने में चल जाता है 2-3 मिनट। मैं कह रहा हूँ कि 3 मिनट में तुमको आंसर लिखना है, 3.5 मिनट में एक पेज, लेकिन बहुत लोग का उसी में टाइम चल जाता है पूरा इंट्रो में ही, कि इंट्रो में क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं। मैं दो तरीका बता रहा हूँ, एक क्या तो तुम हिस्टोरिकल कुछ बैकग्राउंड दे दो कि हाँ मुझे पता है कि हिस्ट्री में ऐसा कुछ चल रहा था रेलवे को लेके, इस समय में स्टार्ट हुआ है, एक वो हो गया। इंडिया जो फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क है वो पता चल गया। अब क्या है, कुछ डाटा रखो कि अगर रेलवे एक्सीडेंट से रिलेटेड पूछा तो ये, इफिशिएंसी का बात पूछा तो ये। मैं कह रहा हूँ याद रखने की कोशिश करूँ, नॉट नेसेसरी कि याद हो ही जाएगा। अगर गलती से मान लो 2.5 लाख नहीं याद आ रहा है, 2 लाख लिख दो, ठीक है। लमसम तो रहेगा ना भाई, 10 साल में 2.5 लाख डेथ मैंने रेलवे एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। लास्ट ईयर ये मैंने बालासोर में एक्सीडेंट हुआ तो बहुत नेशनल लेवल पे बहुत क्रिटिसाइज हुआ था रेलवे का, ठीक है, क्योंकि रेलवे मिनिस्टर जो है उड़ीसा के ही हैं, अश्विनी वैष्णव, क्या नाम है उनका, अश्विनी वैष्णव ही नाम है शायद, हाँ अश्विनी वैष्णव है, तो उस समय रेलवे मिनिस्टर थे। तो क्वेश्चंस बनेंगे, तुमको पता है कि क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता, तुम्हारा नोट्स क्या रहेगा मैं वो दिखा रहा हूँ तुमको। अब क्या पूछ सकता है वो, 3 चीज 4 चीज पूछ सकता है। अपने क्वेश्चन में पूछेगा कि व्हाट आर द चैलेंजेस रेलवे इज फेसिंग एट करंट सिनेरियो, चैलेंजेस पूछेगा, तुम्हारे पास 5-6 पॉइंट रेडी है, चैलेंजेस ये है, ठीक है। चैलेंजेस में भी नोट्स क्या रहना चाहिए, तुम जब मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लोगे तुम्हारे पास एक आइडिया रहेगा कि ये जो सॉरी ये जो है, ये तुमको मैंने तुम्हारे कीवर्ड में आ जाएगा कि भैया सर्विस क्वालिटी के बारे में, गंदा क्वालिटी सर्विस है, सिर्फ स्टाफ के बारे में, स्टाफ लोग शॉर्टेज है, सेफ्टी के बारे में देखिए रहे एक्सीडेंट हो रहा है, सब्सिडाइजेशन के बारे में, सब्सिडी मतलब कि गवर्नमेंट सब्सिडी कितना दे रहा है सीट पे, सब्सिडी के देने की वजह से क्या होता है ना कि जो मालगाड़ी है जो मैंने कैरियर गुड्स है वो सब डब्बा को मैंने लेट डिले मैंने होता है उनको ये में, ठीक है, वो भरपाई कर रहा है तुम्हारा पैसेंजर ट्रेन का। तो ये सब तुमको थोड़ा बेसिक बेसिक चीज बता रहा हूँ मैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या है कि रेलवे बोर्ड बन के बैठा हुआ है और कुछ कर नहीं रहा है, नीचे का मतलब लेवल पे कुछ डेवलपमेंट कर नहीं रहा है, ठीक है। नेटवर्क नेटवर्क क्या है कि जितना रेलवे रेलवे ट्रैक होना चाहिए उससे रेलवे ट्रैक नहीं है, ये चैलेंजेस है, ये तुम्हारे पास रेडी है। और बाकी अगर कुछ नहीं भी आ रहा है चैलेंजेस ना किसी का, तो बस ये 3 चीज 3F का फंडा याद रखना कि फंड फंक्शन फंक्शनरी, कि मैंने पैसे का शॉर्टेज है, ठीक है, मैंने प्रॉपर फंक्शन डिफाइन नहीं कि कौन सा बॉडी क्या करना है उसमें, ठीक है। फंक्शनरीज जो जो मैंने जो असाइंड भी है वो लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, ठीक है। 3F का फंडा कि अगर कुछ चैलेंजेस याद नहीं भी आ रहा है एग्जाम हॉल में और तुमको 3.5 मिनट में लिखना है अपना फैक्ट को, तो तुमको यही मैंने बेसिक चीज रेडी रखना है। ये तब आएगा जब तुम स्टैटिक को अच्छे से करके बैठे हो, ठीक है। मान लो कि अगर 10 मार्क का 15 मार्क का अगर सेफ्टी ही इशू पूछ लिया, सिर्फ सेफ्टी इशू, तो अब ये एक पॉइंट को तुमको खोलना पड़ेगा एग्जाम हॉल में कि ह्यूमन एरर तो किस लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे, अनमांड, ये जब 15 मार्क का खाली सेफ्टी लेवल पे पूछ दिया तब। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे नोट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने बेकार है, सब काम का है। क्या है, रेलवे के ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो अब क्या है कि गवर्नमेंट कुछ किया है क्या रेलवे को लेके, तो हाँ किया है। अगर टाइम नहीं बच रहा है तुम्हारे पास, कुछ अगर क्वेश्चन में क्या होता है ना ऐसे देता है कि चैलेंजेस क्या है, वो पूछेगा नहीं कि गवर्नमेंट का स्टेप्स क्या है, तुम्हें बताना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारे पास पहले से पता है कि कवच सिस्टम का बात चल रहा है, तुमको पता है कि कवच सिस्टम है क्या, तुम नहीं लिखो, डिफाइन मत करो वहां पे, क्योंकि टाइम नहीं है तुम्हारे पास, 3.5 मिनट से ज्यादा 4 मिनट से ज्यादा दे ही नहीं सकते हो। बस लिख दो कवच सिस्टम, जो चेक कर रहा है उसको पता है, उसके उसके भी मॉडल आंसर में ये कवच सिस्टम लिखा होगा, क्योंकि ये चल रहा है ये न्यूज में, तुम्हें नहीं पता है उसके आंसर मॉडल आंसर में लिखा होगा। डीएफसी क्या है, डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर है, जो कि मालगाड़ी को जो मैंने डिले हो रहा है ना सामान को भेजने में लाने में, तो उसको मैंने बेहतर करने के लिए डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर बनाया गया है। एक मैंने गुड़गांव से एक यहाँ पे है गुजरात मुंबई तक है, और एक यहाँ गुड़गांव से ही शायद चंडीगढ़ से
तुम्हारा मालदा तक है, कोलकाता का। ठीक है, तो ये बनाया गया है, ये डीएफसी लिख दो, डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर। तो ऐसा नोट्स होना चाहिए तुम्हारा। फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड में और क्या किया जा सकता है, तो कुछ कमिटी का नाम। अब ये क्या है ना, कि मैं तुमको जो बता रहा हूँ, ये तुमको अगर अभी से हो गया ना, अभी से अगर तुमको हो गया ऐसा नोट्स तुम रेडी कर लिया हर एक टॉपिक पे। हर एक टॉपिक के कहने का मतलब है कि तुम अपना ओपीएससी का निकालना, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जो भी सिलेबस में कीवर्ड है। ठीक है, अगर मान लो कि पूछ ले रहा है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिख दिया है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर तुम्हारा सिलेबस जीएस पेपर 3 में है, तो तुम्हारे पास अगर रेलवे का लिखा हुआ है, तो तुम्हारे पास एयरवेज सिविल एविएशन का भी होना चाहिए, रोडवेज का भी होना चाहिए, वाटरवेज का भी होना चाहिए। कुछ कमेटी होंगे, देखो इस साल जो ये विवेक देवराय कमेटी, ठीक है, विवेक देवराय कमेटी, ये जो थे सीएम के एडवाइजर थे। ठीक है, ये एडवाइजर थे, अक्टूबर में इनका डेथ हुआ है। मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि ओपीएससी का जो मेंस होने वाला है, इसकी वजह से पूछ सकता है। ये पीएम पीएम मोदी के ये मैंने एडवाइजर थे ये। और ये ना रेलवे पे बहुत बड़ा मैंने, और बहुत इनका मैंने नाम है, मैंने ब्यूरोक्रेसी में इनका बहुत अच्छा खासा नाम है। मैंने कभी भी एडिटोरियल लिखते थे ना ये, तो मैंने इनको क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत लोग अवेलेबल रहते थे, इनको क्रिटिसाइज करने के लिए। तो ये रेलवे में बहुत बड़ा योगदान था इनका। और ये पिछले ही साल मरे हैं, जब प्रीलिम्स अपना प्रीलिम्स से कुछ मैंने अक्टूबर में मरे हैं ये। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जब ये न्यूज में आया, तो मैं फर्स्ट हैंड में देखा, मेरे को लगा कि रेलवे, मैंने अगर पूछना हुआ जीएस 3 में, तो इस कॉन्टेक्स्ट में पूछेगा कि विवेक देवराय बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी था। रेलवे कमिटी, रेलवे का रिफॉर्म के बारे में बहुत बोले थे, प्राइवेटाइजेशन के बारे में नहीं बोले थे, लिबरलाइजेशन के बारे में बात किए थे ये। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने पॉलिटिकल पार्टी लोग भी बोलते हैं कि रेलवे को प्राइवेटाइज कर देने से फिर मैंने अदानी अंबानी को बेच देने से नुकसान होगा, ये होगा। तो ये प्राइवेटाइज का बात नहीं की थी, लिबरलाइज का बात की थी कि थोड़ा लिबरलाइज करो, जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है सब प्राइवेट प्लेयर को दो। तो नोट्स तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि तुम वे फॉरवर्ड में भी तुम कोट कर रहे हो किसको, कोई कमिटी को जो बात कर चुका है रेलवे सेफ्टी के बारे में। जब भी अगर रेलवे सेफ्टी के बारे में, ये कमिटी का एक नाम याद रखना। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ रेलवे 2015 में ही ये दिए थे, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो तुमको नहीं पढ़े हो, इसलिए तुमको लग रहा है कि अरे इतना भी पढ़ना पड़ेगा क्या। मैं कह रहा हूँ कि ये तुमको बहुत बेसिक्स बता रहा हूँ मैं। ठीक है, बहुत बेसिक्स बता रहा हूँ मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये चीज टफ नहीं है। तुम 3 बार इसको रिवाइज कर लोगे ना, 3 बार, जो बोल रहे हैं कि 21 साल में या 22 साल में, ठीक है, क्योंकि उसको चीज पता नहीं, मैं उसको पता। और कुछ लोग जो हैं 5 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दे के भी इस जोन तक नहीं पहुंचे हैं कि भैया मेरा आंसर क्या होना है। तुमको जो चीज पेपर में एग्जाम में जाके करना है, उसी टाइप का नोट्स बनाओगे ना। और तुम मैंने पैराग्राफ पैराग्राफ में नोट्स बना के बैठे हो, वहां जाके क्या करोगे तुम। पैराग्राफ थोड़ी याद आएगा तुमको, और याद आ भी गया तो तुम टाइम भी नहीं प्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है, जीएस का भी दिखा दिया, ऑप्शनल का भी दिखा दिया, क्या है, कितने कितने टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होंगे, वो मैं बता दिया। और पूछो, किसको क्या पूछना है, मेंस रिलेटेड कुछ पूछो। हम्म। एक सेकंड, कितने लोग हो, पूछो मेंस रिलेटेड, और क्या पूछना है पूछो। मैं कुछ छोड़ रहा हूँ या फिर तुम्हारा कुछ पर्सनल डाउट है, पूछो। 1 मिनट टाइम है, मैंने 1 मिनट के अंदर पूछ लो, ताकि मैं अगले 2-3 मिनट में समझा दूं या 3-4 मिनट में समझा दूं। फिर मैं बताऊंगा कि आंसर कॉपी में क्या होना चाहिए तुम्हारा, टेस्ट सीरीज जब देना स्टार्ट करोगे तब क्या रहेगा, जो कि फाइनल पार्ट है इस सेशन का। पूछो। सर वो आंसर राइटिंग रिलेटेड ही थे एक्चुअली। तो हाँ। जैसे कि हमारा जीएस एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऐड करते हैं, जैसे हम्म। इंट्रो हो गया, फिर हम मिडिल में उसका कंटेंट हम्म। लिखते हैं, कोई कंक्लूजन लिखते हैं, पॉजिटिव थोड़ा नेगेटिव चैलेंजेस, या फिर जो भी सोल्यूशन वगैरह लिखते हैं, एंड उसमें सोशियोलॉजिकल हम्म। कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं। वैसे हम जीएस में ऐसा क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे फैक्ट ऐड कर सकते हैं, और क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसे में हम क्या ऐसा डिफरेंट, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए आंसर्स के, वो। ठीक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा कि जीएस और ऑप्शनल को कैसे यूज कर सकते हैं, मैंने इंटरचेंजेबली, मतलब कि ऑप्शनल का जो टॉपिक है उसको जीएस में कैसे यूज करेंगे, या जीएस का चीज कैसे ऑप्शनल में यूज करेंगे, हाँ क्या है, हाँ, यही है क्या। इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं क्योंकि दिखा जब रहा हूँ। टॉपिक ओवरलैप होते हैं ठीक ना। है, ठीक है। अभी जो मैं दिखाया ये क्वेश्चन, ये तुम्हारा प्योरली जीएस बेस्ड था। ठीक है, ये जो दिखाया तुमको फॉर्मेट, ये जीएस का ऐसा ही फॉर्मेट रहेगा तुम्हारा। ठीक, ऐसा फॉर्मेट है, बता रहा हूँ मैं तुमको, मैं समझा रहा हूँ। हम्म। कुछ गवर्नमेंट के स्टेप्स रहेंगे, चैलेंजेस रहेंगे रेलवे के, कुछ इसके इंट्रो रहेंगे जो कि बॉडी पार्ट में ये सब रहेंगे, वे फॉरवर्ड रहेंगे जो कि बॉडी का पार्ट रहेगा। एक कंक्लूजन रहेगा रेलवे को लेके, कि मैंने डिस्पाइट की रेलवे को इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन फिर भी रेलवे जो है वो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मैंने बहुत बड़ा योगदान है आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, कंक्लूजन मैंने पॉजिटिव नोट पे छोड़ दिया है, कि मैंने क्रिटिसाइज तो कर दिया, चैलेंजेस पूछा कर दिए चैलेंजेस। और अगर अगर मैंने जैसे मान लो कि रेलवे का पूरा अच्छा ही पूछा,
तो अच्छाई भी बता दिए, सारा क्रिटिसाइज भी कर दिए, फिर भी एक पॉजिटिव नोट पे बताना कि मैंने रेलवे जो है मैंने इंडियन गवर्नमेंट का बहुत मैंने मैंने क्या बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जो कि सोशियो इकोनॉमिकली चेंज कर रहा है सोसाइटी में, लिटरली कर रहा है कुछ बहुत बड़ा चीज है रेलवे, जैसे इंडस्ट्री को जितना सोशियो का अपना ही, ठीक है, तो वैसे हर किसी का मैंने अपना कुछ इंपॉर्टेंस होता है, कंक्लूजन में थोड़ा सा उसको हाईलाइट करके निकल जाना है, ठीक है। जीएस का बता दिया ये, अब डिफरेंस क्या करना है तुमको मेंस का मैं दिखाता हूँ आंसर। ठीक है, ये मैं आंसर में लिखा हूँ सिर्फ तुमको समझाने के लिए। ओपीएससी का जो आंसर आ रहा है ना वो लाइन बाय लाइन ऐसे पेपर में आता है, ठीक। तुमको पर पेज 3.5 मिनट में करना है हैंडल, ठीक, 3.5 मिनट में, पर 75 वर्ड होना चाहिए एक पेज में, एक पेज में 75 वर्ड के अराउंड होना चाहिए। तुम्हारा हैबिट है 7 लाइन 7 वर्ड लिखने का, तुम कभी पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तुम अगर एक एक लाइन में 7 वर्ड लिख रहे हो तो तुम भूल जाओ कि तुम कभी पेपर कंप्लीट कर पाओगे। मैक्सिमम 5 और कम से कम 3 4, ठीक है, 3 4, अगर हेडिंग बड़ा है तो 3 4 बहुत है, मैंने इफिशिएंट है। 25 लाइन दे रहा है, ठीक है, 25 लाइन दे रहा है। मैं कह रहा हूँ कि पैराग्राफ एक्सचेंज करो या फिर चेंज करो, एक एक लाइन छोड़ छाड़ के, जैसे भी तुम अपना दिमाग लगाओ। देखो मैं यहाँ से क्यों स्टार्ट नहीं किया इस आंसर को लिखने के लिए, ताकि तुम नोटिस करो इस चीज को कि मैं 25 लाइन नहीं लिख सकता, ये चीज ओपीएससी में चल रहा है। ये यूपीएससी में क्या था ना, ब्लैंक पेज रहता है, तो वहां पे थोड़ा एक फर्स्ट हैंड में एडवांटेज है कि तुम थोड़ा सा गैप दोगे तो उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन तुमको यहाँ पे तुम जब कॉपी नहीं दिखा रहे हो ना कि मैं पूरा कंक्लूड किया हूँ लास्ट तक, तो थोड़ा एग्जामिनर के माइंड में आएगा ना कि इसको शायद नहीं पता था इसलिए नहीं लिखा। अब जो हमारा कॉपी चेक हो रहा है ओल्ड स्कूल वाले चेक कर रहे हैं ओपीएससी में, ठीक है, जितने जैसा बच्चे का मैंने रेस्पॉन्स है ऐसा पता चला कि प्रोफेसर लोग चेक कर रहे हैं, तो उनको क्या है ना कि ऐसे कहावत था कि जिनका ग्रेजुएशन मैंने ये ऐसा आर्ट्स वाले पेपर के, तो लोग अलग अलग मैंने स्टेट पीसीएस का बात है, तो लोग देखते हैं कि कंटेंट फुल है कि नहीं, ठीक है। तो एंड तक, अब एंड में भी पूरा सटा देंगे यहाँ तक, पेपर कंप्लीट नहीं होगा। तुमको अपना स्किल डेवलप करना है इस वाले ट्रिक पे, कि अपना प्रैक्टिस कर करके कि पर पेज 3.5 मिनट में खत्म करना है, 75 वर्ड्स मिनिमम, तो 75 वर्ड लिखना ही है, ठीक है। 75 to 85 के बीच में रखना एक पेज में, तब क्या है कि तुम्हारा जो आंसर का डिमांड है 15 मार्क्स का 250 वर्ड में आएगा, जब 3 पेज भर दोगे, और 300 वाले जो 300 वर्ड में तुम्हारा 20 मार्कर आएगा, ठीक। तो 15 मार्कर को 10.5 मिनट में खत्म करना है तुमको, 20 मार्क 14 मिनट में। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन पूछता है। अब मैं तुम्हारा जो क्वेश्चन था उससे मैं डेविएट हो रहा हूँ, मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैंने ये करना है, लिखना है। हमारा का जो आंसर रहेगा ना, वो पैराग्राफ प्रोफेसर है पीएसआईआर के, जो प्रोफेसर है एंथ्रो के, उनको ये कॉपी चेक करना है, ठीक है। इस कारण से भी मैंने बहुत हार्ड चांस है कि ऑप्शन का भी हटेगा अपना ओपीएससी से, ठीक है। वो लोग आंदोलन कर देंगे, आंदोलन किए भी थे कि ऑप्शन नहीं हटना चाहिए। देख लिए ये चीज कि इनको पैराग्राफ में लिखना है, वो लोग को पैराग्राफ इसलिए चाहिए क्योंकि पैराग्राफ में जो फ्लो रहता है, मान लो कि तुम इंट्रो लिख दिए, 3 4 लाइन में इंट्रो लिख दिए, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है तुमको कि एक एक जो भी तुम्हारा इसका स्कॉलर है, एक एक स्कॉलर है पोस्ट मेडिसिन में जो भी स्कॉलर है, उसका एक आइडिया एक जगह पे मेंशन करो, एक पैराग्राफ में 4 5, ठीक है, चलेगा। नहीं कर पाए सेकंड पैराग्राफ में उसका कुछ अगर कुछ मैंने मान लो कि 3 4 लाइन में तो कुछ उसको बोलना था, अगर तुम्हारा रिवीजन अच्छे से है तुम डेफिनेटली तुम 3 4 लाइन में तो बता ही दोगे कि हाँ कोई स्कॉलर जो था तुम्हारा क्या कहना चाह रहा था। अगर इसके पास कुछ एक्स्ट्रा कुछ मैंने कहने के लिए और भी था और तुमको लग रहा है कि वही बताना जरूरी है, तो पैराग्राफ चेंज करो, वहां पे कनेक्टिंग वर्ड यूज करो, फर्दर, कि फर्दर यू ऑल्सो वांट टू दिस, अब एक 3 4 लाइन उसके लिए भी लिख दो। तो क्या हुआ कि तुम पैराग्राफ चेंज यहाँ पे किए, बताए पहले कि भाई ये जो स्कॉलर था वो ये चीज बोला है, ठीक है। फर्दर तुम लिख रहे हो कि उसके पास ये भी था बोलने के लिए, 2 पैराग्राफ हो गया। और तीसरा चीज की जब तुम फिर पैराग्राफ चेंज कर रहे हो तो वहां पे तुम नया नया स्कॉलर को कोट करो, ठीक है। ये है ऑप्शनल का खेल। जो भी थ्योरी तुम पढ़ रहे हो ना ऑप्शनल में, वो कोई ना कोई उसके बारे में कुछ ना कुछ कह के गया है, तुम्हें नहीं पता है अलग बात है, तुमको पता करना है, ठीक है। जैसे हर एक टॉपिक जो भी तुम पढ़ रहे हो सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है ना, एंथ्रो ये सब स्पेशलाइजेशन, ये कोई कोई अचानक आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ी आ गया है ये। तो इसको क्या है कि तुमको हर एक स्कॉलर तुम्हारे टॉपिक पे कुछ ना कुछ कह के गया है, तुम्हें बस एक ही का नाम पता था, तुम्हें एक ही का पढ़ाया गया था क्लास में भी, और तुम कभी जाने ही नहीं कि मैंने 3 4 नाम इन हैंड रखना चाहिए था जो कुछ बोल के गए हैं। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है सारा याद नहीं रह सकता, सारा याद नहीं रह सकता एक टॉपिक में, लेकिन कुछ तो रखना है ना 3 4 जो कि एटलीस्ट 3 पेज मेरा भर जाए। तो मैं हमेशा कह रहा हूँ कि तुमको अपना अपना जो आंसर मैंने नोट्स बनाना है वो इस लेवल का बनाना है कि तुमको 3 पेज भर जाए तुम्हारा, या 4 पेज, मैक्सिमम 4 पेज। तो उसके लिए कैसे होगा, अगर मान लो कि एक, जैसे ये एक पेज है ओपीएससी का ही पेज है, ये बता रहा हूँ, ये जो बकाया पीडीएफ दिखा रहा हूँ मैं, ये ओपीएससी का ही पेज का ये है, मॉडल है, उसमें बस वाटर मार्क है श्रेयांश आईएएस एकेडमी का, ये ओपीएससी एसआई पेपर में देता है ये, ठीक।
अब क्या है कि इसमें मैं 3 लिखा, तुम 4 कर दो, इसको 4 पैराग्राफ में कर दो, तुमको एक लाइन कम लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं बोला हूँ 75 85 कैसे करने के लिए, तुमको एट एनी कॉस्ट तुम 3 पैराग्राफ में करो, 4 पैराग्राफ में। एक्चुअली क्या है ना कि ऑप्शनल में पेपर भरना बहुत टफ काम है। ठीक है, तो मैं तुमको ट्रिक बता रहा हूँ कि हमेशा कोई भी पैराग्राफ चेंज करोगे ना, बीच से स्टार्ट करना। 2 वर्ड का जगह बचा लिए, 4 पैराग्राफ चेंज करो या 3 पैराग्राफ चेंज करो। तो 1 2 1 2 1 2 3 पैराग्राफ में तुम 6 वर्ड कम लिखे, 4 पैराग्राफ चेंज किए तो तुम 8 वर्ड कम लिखे, 10 वर्ड कम लिखे। 10 वर्ड यानी कि तुम 2 लाइन कम लिखे इनडायरेक्टली। ठीक है, और प्लस लाइन, एक एक लाइन एक्स्ट्रा, जिसमें तुम 5 5 वर्ड या 3 3 वर्ड लिखने वाले थे। तो मिला जुला के तुम स्किल वहां पे तुम्हारा क्या है ना कि नॉलेज है तुम्हारे पास, लेकिन तुमको वहां पे पेज भरना भी है, मैंने साइकोलॉजिकल विन भी चाहिए एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो ये सब तुम्हारा लास्ट स्टेज में आएगा, जब तुम आंसर प्रॉपरली लिखने लगोगे, जब तुम अपना सब्जेक्ट पे कमांड हो गया है, स्टैटिक पूरा एकदम सॉलिड हो गया है। अब क्या है ना कि टेस्ट दे के आए, कुछ नहीं पता, अपना नोट्स देखे कि जो क्वेश्चन में क्यों नहीं कर पाया, अगर नहीं कर पाया मेरे नोट्स में नहीं है तो जो मॉडल आंसर है उसमें से उतारना है मुझे। ठीक, उतार लिया। इंट्रो मेरे पास अच्छा था क्या, हाँ अच्छा है, मेरा अच्छा है, उसमें खराब दिया गया है तो नहीं लिखूंगा। फिर देखूंगा और कौन सा एक्स्ट्रा स्कॉलर है, तुम इसके बारे में जानते हो, इसके बारे में जानते हो, तुमको इसके बारे में नया नहीं पता था। ठीक है, रट लूंगा जरूरी नहीं है, बस लिख के रख लो, क्या पता एग्जाम हॉल में ही तुमको याद आ जाए, यही क्या पता आ जाए। करना बहुत है, लेकिन लिख के रख दो ना यहाँ पे तुम अपने नोट्स में कि हाँ ये भी कोई था, उसके बारे में मुझे पता नहीं था लेकिन टेस्ट सीरीज में पूछा था, लिख के रख दो। और जब तुम सेकंड टाइम जब रिवाइज करोगे, एग्जाम से पहले जब रिवाइज करोगे, वो खटाक से एग्जाम हॉल में तुम्हें स्ट्राइक करेगा कि ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि टेस्ट में मैं लिखा था इसके बारे में और मुझे नहीं पता था ये 2 के बारे में तुम्हें याद रहेगा, तुमको इसके बारे में भी याद रह जाएगा। ठीक है, पहला इंस्टेंस में जो जितना बताया जा रहा है उतना पहले कर लो, जो नहीं आता है वो तुमको टेस्ट सीरीज के थ्रू से पता चलते रहेगा, क्योंकि हर चीज तुम्हें नहीं बताया जा सकता। ठीक है, टेस्ट सीरीज के थ्रू से जानना पड़ेगा। मैं फिर ये नोट्स में क्यों दिखाया तुमको, मैं क्यों दिखाया नोट्स में, क्योंकि इसमें ऐसा बहुत चीज है कि तुम्हारे पास फर्स्ट हैंड में पहला मतलब बेहतरीन इंट्रो या फिर बहुत शानदार तुम्हारे पास कंक्लूजन आ जाएगा, जरूरी नहीं है। तुमको देखो, तुम यूपीएससी का तुम जब कॉपी देखोगे, मॉडल आंसर्स देखोगे, यूपीएससी लेवल का टॉपर का देखोगे, तो तुमको टॉपर का जो इंट्रो और कंक्लूजन मिलेगा तुमको, वो तुमको मैंने बहुत सही लगेगा। ठीक है, तुम उतार लिए, क्या पता तुमको इससे भी बेटर मिल गया। तुम्हारे नोट्स जो है अगर एडिट कर पा रहे तो ठीक है, नहीं तो तुमको उसमें से कुछ कीवर्ड है तो तुम एक्स्ट्रा पेज में ऊपर में चिपका दो, तो अगर हार्ड कॉपी में ही खाली बना रहे हो तो वहां पे तुम उसके ऊपर एक पेज में लिख लो और उसको चिपका दो, खत्म। अब ये मेहनत करना है क्या, तो बोल रहा हूं, बिल्कुल करना है। ठीक है, ये यही मेहनत में टाइम देना है। और तुम जितना ब्रेन को रिसर्च कराए रहोगे ना, ब्रेन तुम्हारे उतना ही हित में काम करेगा। और तुम सोचोगे कि मेरा मेहनत कोई और करके दे दे, तो ठीक है, अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई ऐसा ये नोट्स बनाया हुआ है, अगर कोई तुमको और करके दे दे रहा है, तुमको बस इतना ही पढ़ना है, तो कोई बड़ा ये नहीं है, क्योंकि बहुत रिसर्च के बाद ये चीज बनता है। ठीक है, फिर लेकिन फिर भी तुमको मैंने एक बेसिक नोट चाहिए जहाँ पे लाइन बाय लाइन चीज लिखा होगा, उसमें हर चीज लिखा होगा, यहाँ पे हर चीज लिखा हुआ नहीं है। आफ्टर सर्टन स्टेज तुम यहाँ तक पहुंच पाओगे। तुम अभी इसको मैंने तुम इसको समझ भी नहीं पाओगे कि मैंने क्या लिखा हूँ, क्यों लिखा हूँ, लेकिन जब मैं बताऊंगा तुमको कि मैं ये कीवर्ड इवोल्यूशन में क्यों लिखा हूँ ये सब चीज, और कैसे उसको एक्सपांड करना है, तब तुम्हें समझ आएगा। तो तुम्हारा नोट्स अल्टीमेटली लास्ट डे एग्जाम से पहले ऐसा रहेगा जहाँ पे तुम्हारे खाली कीवर्ड्स लिखे हुए हैं कि हाँ ये चीज ये बोला है, ये चीज वो बोला है, ये चीज ये बोला है। एग्जाम हॉल में एग्जाम से पहले क्या रिवाइज करोगे, यही तो रिवाइज करोगे कि हाँ इस टॉपिक में मुझे अगर पूछ दिया अप्रोच के बारे में, पॉलिटिकल अप्रोच के बारे में, तो 4 टाइप का होता है, नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल, एम्पेरिकल और लीगल लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। 4 टाइप का पूछा है, वो पूछा है, स्पेसिफिक बोल दिया है कि नॉर्मेटिव टाइप बताओ, जो कि पूछा भी था, जो कि पूछा भी था। ये मैं पीएसआई ऑप्शन वालों के लिए बता रहा हूँ, जो कि पूछा भी था, मैं क्वेश्चन देखा था ना, वहां पे पूछा भी था मैं शायद, देखो। ठीक है, किसी एक के बारे में पूछ लिया लेगा, वो तुम्हारे नोट्स में था क्या, हाँ था। 2 पेज लिखने लायक था क्या, 3 पेज लिखने तक, हाँ था। कंक्लूजन था क्या, हाँ था। तुमको बकाया पूरा याद रखना है, जरूरी नहीं है, बस लैंग्वेज रखो कि हाँ कुछ इस टोन में कंक्लूजन था, कि नॉर्मेटिव का अगर आया तो यही कंक्लूजन लिखना है। अब बताओ, हमारा अभी हो गया है 1.5 घंटा, 1.5 घंटा के अराउंड हो जाएगा, 8:30 से स्टार्ट किया था ना। अभी किसको क्या डाउट है पूछो, ऐसा टाइम का कुछ कंस्ट्रेंट नहीं है, तुमको बैठना है बैठो। क्या डाउट क्या है पूछना है पूछो अभी। मैं बताया तुमको कि ऑप्शनल का जीएस का क्या डिफरेंस करना है, कैसे डिफरेंशिएट करना है। मैं क्या बताया कि ऑप्शनल में जो नोट्स रहेगा, तुम्हारा आंसर रहेगा लिखने का, पॉइंट वाइज में रहेगा। तुमको अगर लगता है कि तुम्हारा जो सोसाइटी का जो सोशियोलॉजी का जो ओवरलैप हो रहा है टॉपिक, जो सोसाइटी जीएस पेपर 1 में ओवरलैप होता है, मैरिज, ठीक है, कम्युनल राइट्स, कम्युनलिज्म, ये सब पढ़ना है। मुझे पता है कि सोशियोलॉजी में पूछा था टॉपिक है, सोसाइटी का में ओवरलैप, इनफैक्ट सारा टॉपिक ओवरलैप होगा। यहाँ से बस खाली जो स्कॉलर है उसको मत लिखना है, यहाँ पे जेनरिक आंसर देना। ठीक है, जीएस में सोशियोलॉजी का जो भी तुम्हारा होगा, बहुत जेनरिक आंसर देना। स्कॉलर को कोट मत कर देना जीएस पेपर में, नहीं तो तुम्हारे को नंबर कम मिलेगा, बता दे रहा हूँ। क्योंकि जो चेक कर रहा है वो जनरल जनरल को आदमी चेक कर रहा है, जिसको मैंने स्कॉलर के बारे में पता नहीं है। और तुम उसको टेस्ट मैंने उसका मत बदलो, जेनरिक आंसर है वो, जनरल इसलिए नाम है जनरल स्टडीज, उसमें ज्यादा स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन नहीं करना है उसमें।
तुमको बस मैरिज के बारे में क्या जानते हो, जो प्रॉब्लम है तुम्हें क्या पता है कि मैरिज में डाउरी का ये चल रहा है सीन, जो भी तुम्हारा सिलेबस में है उसको वहां पे हमारे लिखो। करंट करंट अफेयर में जो होगा वो फैक्ट वगैरह ऐड करने होंगे। इंट्रो में जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ एग्जांपल हम्म। कि अ, जैसे साइक्लोन, ठीक है, साइक्लोन पे क्वेश्चन आ गया ज्योग्राफी में तुम्हारा। हाँ। अब रिसेंटली उड़ीसा में कोई साइक्लोन आया हुआ है, रिसेंट। तुम सोच रहे हो कि मैं इंट्रो क्या लिखूं, मैं बोल रहा हूँ सबसे बेस्ट होगा रिसेंट साइक्लोन के बारे में मेंशन कर दो। क्वेश्चन उसी कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, तुम एग्जामिनर को बता दो ना कि भाई तुम अच्छा इसलिए पूछे हो ना लो इंट्रो में, रिसेंटली फलाना साइक्लोन आया था, तो उसका साइक्लोन का आने का, अब एक लाइन बता दी कि ये साइक्लोन आया था, साइक्लोन को डिफाइन कर दिए कि साइक्लोन ये होता है। एग्जामिनर समझ गया तुमको कि तुम कोई मैंने तुम्हारा जो टेम्परामेंट है, तुम्हारा जो मैंने अभी तुम्हारे लिए वो पॉजिटिव बायसनेस ले आएगा। बाकी जो चेक करेगा ना वो तुमको फिर अल्टीमेटली क्या होता है ना कि तुमको अपना कॉपी ऐसा लिख देना है, ठीक, मैंने पहला दो चार आंसर ऐसा लिख दो कि उसको रियलाइज हो जाए कि ये बंदा इस बार मेंस निकाल रहा है, ठीक है, कहीं मेरे हाथ से वो पाप ना हो जाए कि इसको मैं नंबर कम दे दूं। ठीक है, पहला दो तीन आंसर में ऐसा कर देना है कि वो तीन आंसर चेक किया पहला, उसको लग जाए कि ये लड़का का तो जैसे भी होना ही है। ठीक है, जैसे तुम्हारा सोशियोलॉजी का कॉपी आया, ठीक है, श्रेयांश सर चेक किए, कॉपी आंसर कॉपी चेक किए, अब उनको पता चल जाता है कि कौन बच्चे का होना है। ठीक है, कॉपी देख के ही पता चल जाएगा उनको किसका होना है। ठीक है, शुभेंदु सर चेक किया, श्रेयांश सर चेक किया, जो भी चेक उनको पता चल जाएगा देखिए किसका होना है कि नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो कंटेंट जो उसमें इंग्रेडिएंट्स है वो है कि नहीं, वो देख के उनको मालूम चल जाएगा उनको। ठीक है, मालूम चल जाएगा। अब वो क्या करेंगे कि वो नहीं चाहेंगे कि तुम्हारा नहीं हो, वो देखेंगे तुम्हारा कॉपी को, वो और सीरियसली चेक करेंगे और तुम्हें बताएंगे कि देखो तुम ये चीज भी डाल सकते हो, एक्स्ट्रा चीज, ये चीज भी डाल सकते हो। और तुम जेनरिक लेवल पर आंसर लिखे हो तो तुमको नेक्स्ट स्टेज बताएंगे कि हाँ तुमको ये भी डालना है, तुमको एकदम सीधा हाई फाई चीज नहीं लिखने के लिए बोल देंगे वहां पे। ठीक है, तो वो चीज कह रहा हूँ कि तुम अपना आंसर से तुम अपना एग्जामिनर को बता दो कि भैया पहला तीन आंसर तो तुम चेक कर दिए हो, तुमको साइकोलॉजिकल विन मैंने विक्ट्री चाहिए। पहला तीन आंसर चेक किया तुम्हारा, वो देखा कि तुम्हारे आंसर में वो हर चीज है। मान लो कि तुमको पहला तीन आंसर तुमको नहीं आ रहा था, मैंने उतना अच्छे से नहीं आ रहा था, ठीक है, अगर वो क्वेश्चन टफ है, अगर वो क्वेश्चन टफ है तो वो जितने भी पेपर में बैठे होंगे ना वो सबके लिए टफ होगा। ठीक, जो कि तुम कम रिवाइज की थी, तुमको पता नहीं था, एटलीस्ट हैंडराइटिंग तो अच्छा रख सकते हो, एटलीस्ट कंटेंट तो भर सकते हो। ठीक है, भर दिए, भर दिए। अब जो बाकी जो आंसर है जहां पे कोशिश हो सके, जैसे कि मान लो कि पहला तीन का तीन एकदम कचड़ा हो गया है, तो बाकी का तीन अच्छा करो ना, कोशिश करो कि बाकी तीन अच्छा हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली तो तीनों के थ्रू होके ही जाएगा ना। फिर उसको ऑटोमेटिक माइंड उसको रिकॉल करेगा कि अच्छा इसको पहला तीन नहीं आ रहा था इसलिए मैनेज किया है, मतलब मैंने क्राइसिस मैनेजमेंट जानता है ये। ठीक है, तुम्हारे लिए पॉजिटिव बायसनेस रखेगा वो। तो अल्टीमेटली तुमको एग्जाम का साइकोलॉजी जीतना है और कुछ नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ कि कॉपी अगर कोई तुम्हारा चेक कर रहा है टेस्ट सीरीज में भी, तो तुम ट्राई करो कि उसको जो तुम लिखे हो, तुम जो लिखे हो उसका तुमको साइकोलॉजिकल उसको मैंने ये करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे श्रेयांश सर कॉपी चेक करेंगे या शुभेंदु सर कॉपी चेक करेंगे, वो पहला कॉपी जिसका भी आया होगा, जिसका लग रहा होगा कि हाँ ये मैंने पहला रिवीजन में ही ये इतना सब कुछ डाल दिया है, तुमको रियलाइज हो जाता है कि किसका होना है। अगर तू सोच वही चीज सोचो कि तुम्हारा एग्जामिनर चेक कर रहा है, उसको रियलाइज हुआ कि तुम्हारा होना है, तो तुमको कहीं भी ना नंबर कम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि अगर मान लो कि तुम अप्लाई कर दिया कि मेरा कैसे नहीं हुआ, फिर से कॉपी रीचेक के लिए जाएगा, उसमें उसको मैंने उसके ऊपर सवाल उठेगा उसका क्रेडिबिलिटी पे। ठीक है, तो इसलिए वो लोग चाहते हैं कि अगर आंसर अच्छा लिख दिया है लड़का और पहले दो चार आंसर में लिख दिया है, उसका तो लोग कभी मैंने नेगेटिव नहीं जाएंगे, वो लोग पॉजिटिव सेंस में ही लोग तुम्हारा कॉपी चेक करेंगे। तो वही फर्स्ट इंस्टेंस में पॉजिटिव बायसनेस चाहिए एग्जामिनर का कि एकदम पॉजिटिव रहे तुमको लेके, तुम कहीं गलत भी स्पेलिंग भी मिस्टेक क्यों ना नजरअंदाज कर दे। ठीक है, ये था तुम्हारा आंसर राइटिंग को लेके। बता दिया ऑप्शनल और जीएस में कैसे डिफरेंशिएट करना है। सर स्कॉलर को कोट मत, हाँ। सर अगर कोई डायग्राम्स वगैरह ऐड करने हो, फ्लो चार्ट ऐड करने हो तो जीएस में करो, मैं कह रहा हूँ जीएस में करो, उसमें। भर के करो। हाँ। लेकिन जैसे ऑप्शनल में भी क्या हुआ ना कि ऐसा फ्लो चार्ट वगैरह मत बनाए, डायग्रामेटिक मैंने जैसे बता दी कि तीन पार्ट है। ठीक है, तुम्हारा सोशियोलॉजी में मार्क्स पे लिखे, ठीक है, कोई मैंने न्यू मार्क्सिस्ट है, ठीक है, यंग मार्क्स, मैच्योर मार्क्स, न्यू मार्क्सिस्ट कुछ है ऐसा, तो तुम डायग्राम बना दिए हल्का सा, ताकि तुमको अब देखो अब यहाँ पे भी डायग्राम का क्या रूल आएगा ना, कि ऐसा नहीं है कि मीथ है कि मैंने डायग्राम बना के सब अच्छा नंबर ले रहे हैं, हो सकता होगा, लेकिन कुछ ऐसे टॉपर भी थे जो यूपीएससी के ही, वो लोग कंटेंट उनके पास इतना था ना कि वो लिख लेते थे वो। अब क्या है ना कि तुम्हारे पास जगह नहीं है, मैंने तुमको मान लो कि तुम्हारे पास कीवर्ड नहीं है लिखने के लिए, अब ये तुम तीन चीज के लिए तुम तीन लाइन कैप्चर कर लिए। ठीक है, ये तीन वर्ड कीवर्ड तो एक ही पेज में एक ही दो लाइन में लिख देते तुम, अब यहाँ पे तुम चार लाइन कैप्चर कर लिए डायग्राम बना के, एडवांटेज है कि नहीं तुम्हारा। ठीक है, एग्जामिनर को भी मैंने क्या है कि तुम्हारा डायग्राम पे एग्जामिनर का नजर अच्छा पड़ता है। ठीक है, वो अब बकाया पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ेगा, वो देखा कि हाँ इसके में ये तीन कीवर्ड है, आगे बढ़े। तो ये चीज ऑप्शनल में क्या है ना कि थोड़ा थियोरिटिकल है और प्लस स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, तो उसमें वो क्या करेगा वो कि डायग्रामेटिक उतना प्रीफर नहीं करेगा, वो चाहता है कि वो तुम इसको मैंने हर एक तुम्हारा क्रोनोलॉजी। अब ऑप्शनल का खासियत क्या है ना,
तुम क्रोनोलॉजी को फॉलो करना हमेशा। क्रोनोलॉजी क्वेश्चन जो रहेगा क्रोनोलॉजी डिमांड करता है। जीएस में वैसा नहीं है, जीएस में तुम कोई भी पॉइंट ऊपर नीचे आगे पीछे लिख दो, ठीक है, डिस्कशन है तुम्हारा। अगर क्रोनोलॉजी में लिखते हो तो एग्जामिनर अगर है अच्छा तो तुमको मैंने उसके लिए तुमको 0.5 एक्स्ट्रा दे सकता है। लेकिन ऑप्शनल बिना क्रोनोलॉजी का लिखोगे तो कोई मतलब नहीं है तुम्हारा आंसर का। तुम मार्क्स के बारे में लिख रहे हो और सीधा ग्रामसी से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो फिर वो तो फिर तुम जान जाएगा कि भैया तुम कच्चा खिलाड़ी हो, तुमको मार्क्स के बारे में पता नहीं है, तुमको ग्रामसी के बारे में पता है, तुम उसके बारे में भर के आए हो, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी को फॉलो करना है ऑप्शनल में। क्रोनोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे स्टार्ट हुआ है वो आइडिया, उसके बारे में बताना पड़ेगा तुमको कि ऐसे से ऐसे से ऐसे। और जो ऑथर थे, अगर कोई जैसे मान लो ये है और ये है, उसी टाइम पीरियड के होंगे, कॉन्टेम्प्रेरी होंगे एक दूसरे के, ये बोला तो ये क्यों आया, फिर ये कुछ ये इसमें जरूर कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एड करने आया होगा इस थ्योरी पे, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि क्रोनोलॉजी पकड़ो, तुम स्कॉलर को अपना बेस बनाओ। ऑप्शनल वगैरह में स्कॉलर बहुत मायने रखते हैं, जो कि जीएस में मायने नहीं रखते, ठीक है। तो तुम क्रोनोलॉजी को अगर स्कॉलर को अगर तुम इंपॉर्टेंस दोगे, ऑटोमेटिक तुम्हारा जो पैराग्राफ है ना राइटिंग, वो तुम्हारा देखो क्या किया हुआ है, वही किया हुआ है, ठीक है। फिर जहाँ पे कहाँ पे आया, हाउएवर क्रिटिसाइज कर दिए 2 4 लाइन में, काम खत्म, ठीक है। तो तुम स्कॉलर को पकड़ोगे प्लस क्रोनोलॉजी में पकड़ोगे। अभी भी कह रहा हूँ कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स आके यहाँ पे मैंने जैसे बोलते हैं ना सर्कस में जो आर्ट आर्ट फॉर्म ड्रामा चल रहा है, ड्रामा में कोई भी किरदार यूं ही नहीं घुसा है, हर किसी का अपना अपना किरदार है, निभाना है, कैरेक्टर है। कोई माँ का रोल कर रहा है, कोई पिता का रोल कर रहा है, कोई है, लेकिन हर कोई किसी का मतलब है। हमारे आंसर कॉपी में हर चीज जो है ना किसी कारण से है, क्योंकि वो अपने उस फील्ड में उस बारे में कुछ कह के गया है। तुम्हें क्रोनोलॉजी अपना क्रक्स निकालना है कि क्रोनोलॉजी क्या है। अगर अगर अमर्त्य सेन सोसाइटी के बारे में कुछ बोले हैं, कैपेबिलिटी अप्रोच के बारे में बोले हैं, ठीक है, तो बोले हैं तो वो उनसे पहले कोई कुछ तो बोल के गया हुआ ना उनकी कैसा होना चाहिए जस्टिस, तभी नहीं ये आके बोले कि नहीं ऐसा नहीं, तुम्हारे हिसाब से नहीं, एक्चुअल जस्टिस ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो वो कह रहा हूँ कि ऑप्शनल का बेसिक जो कोर है, पकड़ो क्रोनोलॉजी, पकड़ो स्कॉलर सीरियली, और अपना आंसर को फ्रेम करो उसी अकॉर्डिंग में, टाइम कम लगेगा, आंसर लिख पाओगे अच्छे से, ठीक है। सर ऐसे के हाँ, बारे में भी थोड़ा बताइएगा। क्या क्या। ऐसे ऐसे किस हाँ तरह। ऐसे देखो, ऐसे का देखो, सिलेबस तो भी नहीं है। देखो ऐसे का जो मैंने सिंपल सा फंडा बताता हूँ, GS 1, GS 2, GS 3, ठीक है, ये तीनों और एथिक्स जब तुम्हारा हो जाएगा ना अच्छे से, ठीक है, अच्छे से हो गया तुम्हारा ऐसे, और मान लो GS 1, GS 2, GS 3, GS 4 हो गया तुम्हारा, प्लस एक ऑप्शनल अच्छे से हो गया। मैं कह रहा हूँ कि स्टैटिक अच्छे से हो गया, तुम अभी 9 महीना 9 मंथ्स तुम दे चुके हो या 12 मंथ दे चुके हो, ठीक है। प्रीलिम्स मान लो कि प्रीलिम्स भी क्लियर कर लिए, अब यहाँ से सीन होता है एसे का। प्रीलिम्स खत्म हुआ, एसे का रोल सीन इसलिए शुरू होगा कि अब तुमको जो एसे आएगा क्वेश्चन, जो भी है क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ कि एक पीआईक्यू दिखा देता मैं तुमको, मेरे पास है नहीं अभी इसमें पीडीएफ। जैसे मान लो कि एआई के बारे में पूछा, ठीक, अब तुम सिलेबस देखो यूपीएस ओपीएससी का, GS 1 है, ठीक, हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल, फिर क्या है सोसाइटल, पेपर 2, पॉलिटिकल एंगल, लीगल एंगल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल, पार्लियामेंट्री एंगल, कहाँ कहाँ के एआई का यूज कर सकते हो। इंटरनल सिक्योरिटी सॉरी तुम्हारा गवर्नेंस गवर्नेंस में एआई का यूज क्या कर सकते हो। तुम देखो फ्रेम देखो, मैं बता रहा हूँ तुमको खाली GS 3। साइंस एंड टेक, साइंस में टेक में एआई का क्या मैंने कैसे रोल प्ले करेगा, फिर एनवायरमेंट में कैसे रोल प्ले करेगा एआई का। एक एक पैराग्राफ एक एक सब्जेक्ट पे बनेगा तुम्हारा, ठीक है। कम नहीं पड़ेगा तुमको पैराग्राफ लिखने में, अगर तुम्हें ये सिलेबस याद है, सीक्वेंस याद है, तुम जो पढ़ने वाला भी होगा ना एंजॉय करेगा। लास्ट में जब एथिक्स GS 4 आएगा तुम्हारा, ठीक है, GS 4 जब तुम्हारा आएगा, तो तुम क्या बता रहे हो यहाँ पे कि ठीक है एआई का जो भी है अच्छा बुराई जो भी है, लेकिन एथिकल कंसिडरेशन तो हम नहीं ना छोड़ सकते हैं, जो कि अभी बहुत बड़ा डिबेट है आज हाँ के डेट में जो। न्यूज में है वो, हाँ। हाँ हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि बायस। तुम, हाँ, तो एथिकल कंसिडरेशन को हम लोग नहीं ना छोड़ सकते हैं। तो अब एआई के बारे में, अब कैसा मैंने हथियार है या जैसे वेपन में यूज होगा, क्या होगा, कितना नुकसान कर जाए किसी को नहीं पता, ठीक है। मोदी जी अभी जाके कहीं बोल रहे थे, एआई जो सबमिट हुआ था शायद वहीं पे जाके बोल रहे थे ना कि मैं राइट हैंड से, मैंने अगर मैं बोलता हूँ ना कि मैंने कोई आंसर लिखे तो वो हमेशा राइट हैंड से ही लिख के राइट देता है हैंड वो। यूज कर रहा है, लेफ्ट हाँ, हैंड नहीं कर रहा है। नहीं नहीं कर रहा है वो, तो मोदी जी हाउस में जाके बोले थे वहां पे, तो ये चीज हाईलाइट हुआ कि हाँ क्यों हाँ। बायस है, ये बायसनेस कैसा है ये, ठीक है। तो एआई मैंने क्या नुकसान कर देगा, तो एथिकल कंसिडरेशन में जब तुम्हारा फ्लो देखो, सीक्वेंस देखो, ऐसा सब नहीं कर सकता है, ठीक है। उसी को ऐसा मैंने आएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है, जो वो बहुत अच्छे से पढ़ चुका है, अपना सिलेबस 12 महीना अच्छे से पढ़ चुका है, प्रीलिम्स करके बैठा है, अब उसको ऐसे लिखना चाहिए यहाँ से कि मैं इस सीक्वेंस में एक बार ट्राई करूंगा, ठीक है। और कोई तुम फॉर्मेट कर सकते हो अपना हिसाब से, जैसे कि मान लो कि कोई पिस्टल अप्रोच करता है, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल, ऐसे करके कुछ है, दुनिया भर का कीवर्ड है, तुम जिसको तुम प्रीफर करो, लेकिन ये प्रीलिम्स निकालने के बाद ट्राई मार सकते हो, क्योंकि एक अपनी जरूरत नहीं है ना सर। हम्म,
अभी तो जरूरत नहीं है ना ऐसे वगैरह अब भी तुमको, तुम्हारे पास नॉलेज ही नहीं है, तुम क्या लिखोगे बताओ। फैक्ट। हाँ, अभी तुम्हारे पास नॉलेज ही नहीं है तुमको। एक्चुअली करना क्या है ना तुमको, कि जीएस से तुम्हारा बेसिक कोर रहेगा ऐसे का, और ऑप्शनल से तुम्हारा जो कोट रहेगा। तो ऑप्शनल में जितने भी तुम्हारे स्कॉलर हैं, थिंकर हैं, वो हर एक टॉपिक पे कुछ ना कुछ बोल के गए हैं। तुमको उठाना भी वही टॉपिक है अपने लिए जो तुम्हारे पास बैकग्राउंड है ऑलरेडी। जैसे मान लो सोसाइटल टॉपिक आ गया कुछ, मान लो डाउरी पे आ गया, वुमेन एक्सप्लोटेशन पे आ गया, कुछ भी आ गया। अब ऐसे ऐसा चीज है कि वाइडर है। तुम खाली वुमेन एक्सप्लोट देख लिए, एक्साइटेड हो गया कि मैरिज पे पूछ दिया है कुछ, कि एक्सपेंसिव मैरिज हो गया है अभी तक। ठीक है, मैरिज और वेडिंग में डिफरेंस पूछ दिया है, कि अब वो सिर्फ एक लेवल पे नहीं है कि मैरिज और वेडिंग के बारे में पूछना चाह रहा है। वो कह रहा है कि तुमको भाई 12 पेज या 13 पेज कम से कम लिखना पड़ेगा 1000 वर्ड में। तुम खाली मैरिज अपना सोशियोलॉजी परस्पेक्टिव से लिख के आगे तुमको नंबर नहीं देगा, वो कभी नहीं देगा तुमको। वो मैरिज वर्सेस वेडिंग बोल देगा ना। तुम अब खोजो कि मेरे को कितना एंगल से लिख सकता हूँ मैरिज और वेडिंग को। ठीक है, एथिकल तो आएगा ही आएगा। एथिक्स में भी मैंने मैरिज को वैदिक मैरिज, ये मैरिज, दिस मैरिज, दैट मैरिज करके आना एक एक पैराग्राफ में। ठीक है, प्लस मैंने इन्वायरमेंट पे कैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो मैं ऐसा ऐसा मैरिज क्या है कि मैंने एनवायरमेंट कंज्यूमरिज्म को प्रमोट करता है। ठीक है, पहले जो मैरिज होते थे, आज के डेट में क्या है कि मैरिज जो है, मैंने पहले के मैरिज अभी वेडिंग में कन्वर्ट हो गया। मैंने वेडिंग, मैंने प्राइम वेडिंग, क्या बोलते हैं, प्रीमियम वेडिंग, मैंने ऐसा ऐसा वेडिंग की डेस्टिनेशन वेडिंग। तो क्या हो रहा है, कंज्यूमरिज्म को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, जो कि अल्टीमेटली एनवायरमेंट के लिए खतरे है, क्योंकि हमारे पास अभी भी जो अर्थ ओवरशूट डे जो मनाते हैं हम लोग, एक्चुअल में खत्म होना था रिसोर्स दिसंबर तक में, वो जुलाई 31 को ही खत्म हो जा रहा है। तो एंगल देना है ना तुमको, तो एनवायरमेंटल एंगल दे दिए। ठीक है, कुछ मैंने तुमको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा कि तुम पहले खोजो कि मैरिज स्टार्ट कैसे हुआ, हिस्टोरिकल पूछ लिए। ठीक है, ज्योग्राफी के हिसाब से कैसे मैरिज मैंने चेंज हो रहा है, इंडिया में ज्योग्राफिकल ये है, मैरिज ऐसे हो रहा है। ठीक है, सोसाइटी में मैरिज का क्या इम्पैक्ट है, डाउरी वारी, वो एंगल दे दिए एक बार। फिर पॉलिटिकल मैरिज को लेके क्या मैंने लीगल कुछ लॉ है, उसका एक एंगल दे दिए। फिर गवर्नेंस में दे दिए कि वुमेन को एज ए मैंने मैरिज के लिए कैसे देखा जाता है, कि लड़की को, एक लड़की को अगर मैरिज का बात आता है तो एक लड़की के लिए मैंने बहुत बर्डन हो जाता है मैरिज, क्योंकि उसको अगर वो नहीं की अच्छा अपने सर्टन टाइम ऑफ पीरियड में, तो उसको फिर मैरिज को मैंने उसके लिए यही है, मैंने ओनली चॉइस बच जाता है। तो एक एंगल यहाँ से दे दिए गवर्नेंस वाला पार्ट, जहाँ पे वनरेबल सेक्शन में वुमेन भी है। ठीक है, फिर मैंने पुअर लोग का मैरिज, और यहाँ भी वनरेबल सेक्शन में पुअर भी है, रिच, मैंने पुअर लोग को पुअर के बारे में पढ़ना, जो गरीब है, डिसेबल्ड है, तो उनके लिए मैरिज कितना डिफिकल्ट हो जा रहा है आज के डेट में। ठीक है, फिर पेपर 3 में गए, एनवायरमेंट का एंगल दिए, साइंस एंड टेक का एंगल दिए। जो तुम्हारा सिलेबस उसी का एंगल दो ना, तुमको पॉइंट्स याद नहीं करने पड़ेंगे एटलीस्ट। इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन आ गया कुछ, तो उसको उस एंगल से अगर बन पाता है तो बनाओ, मैं कहूंगा तुमको। कंटेंट कम नहीं पड़ेगा अगर नॉलेज है तो। नॉलेज कहाँ से आएगा, तुम्हारा सिलेबस से आएगा। सिलेबस क्या है तुम्हारा, यही है, एक एक कीवर्ड, एक एक कीवर्ड पूरा फ्रेम करो, एक एक कीवर्ड, एक एक कीवर्ड, एक एक कीवर्ड जाओ और बोलो कि प्रियम्बल के बारे में अगर 15 मार्क्स का पूछा तो क्या लिखूंगा, 25 20 मार्क्स का पूछा तो क्या लिखूंगा। स्टोरी क्लोज, और इससे ज्यादा सोचना नहीं है तुमको। जब ये अचीव हो जाएगा ना, कि इतना मेरे पास है, अब बैठना टेस्ट में। टेस्ट में बैठे, क्या हुआ, लिख क्या है, वहां कुछ और पूछ दिया, प्रियम्बल का कुछ स्पेशली खाली जजमेंट रिलेटेड कुछ पूछ लिया, कि बेरूबारी केस में प्रियम्बल को क्या बोला गया। अब पूरा स्पेसिफिक हो गया है ये, तुम्हें नहीं पता था और तुम्हारे नोट्स में भी नहीं था। घबराना नहीं है वहां पे, क्योंकि अभी तुम टेस्ट ही दे रहे हो। ठीक है, क्योंकि एक प्रोसेस, एक साइकिल है, कम से कम 1 1.5 साल का प्रिपरेशन चाहिए। ठीक, अब तुम्हें क्योंकि बेसिक फर्स्ट हैंड में तुमको पता होना चाहिए प्रियम्बल क्या है, क्या क्या जजमेंट है। लक्ष्मीकांत ने दिया छोटा मोटा जजमेंट, लेकिन अब उसमें वो जजमेंट के ऊपर बोल देगा 15 लाइन लिखने, 3 पेज लिखने के लिए, तो फिर तो फिर अब क्या है कि तुमको टेस्ट सीरीज से पता चलेगा इस पीरियड में कि पहले ये हुआ था, तो पहले सुप्रीम कोर्ट क्या बने, ऐसा पार्ट नहीं है और गाइडिंग लाइट की तरह है, उसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो है कि सीक्वेंस तुमको पकड़ना पड़ेगा। कुछ भी एक क्वेश्चन आ रहा है, तुमको मैंने बहुत, मैंने अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखना है, तुम कुछ भी टैकल कर ले जाओगे कुछ भी। जैसे बोलता हूँ ना, कि एक डॉक्टर है, ठीक है, एक डॉक्टर हुआ, ये डॉक्टर है, इसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, इसके पास है 25 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, दोनों एक ही चीज कर रहे हैं, ये भी ज्ञान लिए हुए, ये भी ज्ञान लिए हुए, डिफरेंस क्या है, एक्सपीरियंस का। अब ये क्या करेगा, कि ये ऑपरेशन करने जाएगा, इसको कोई इंस्ट्रक्शन देगा, ये इंस्ट्रक्शन दिया कि अरे इसको ये फॉलो करो, तो बोलता है सर ये मैंने रूल्स के अगेंस्ट है, बोलेगा रूल्स के अगेंस्ट है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ठीक है, रूल्स तो मैंने आदमी ही बनाता है ना, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि ये चीज को ऐसे करके ऐसा करने, इसका जान चले जाएगा। अभी अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से रूल तोड़ सकता है। ठीक है, लेकिन क्या ये 5 5 साल वाला रूल तोड़ सकता है, क्या नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि इसको बेसिक्स ही फॉलो करना है इसको। जब इनिशियल स्टेज है, बेसिक्स फॉलो करो, जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो तुम ये कर लेना। ठीक है, क्या पूछना और पूछो। ऐसे भी हो गया। एथिक्स का बताइए कि एथिक्स छूट गया, एथिक्स बहुत बड़ा बर्डन है। ठीक है, एथिक्स ऑप्शनल बोला। अब एथिक्स बहुत यूनिक है अपने आप में। ठीक है, तुम ये पढ़ भी लोगे ना तो अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाओगे। ऐसा है कि मैंने ये ज्ञान जो है,
एथिक्स का नॉलेज सिर्फ मैंने बुकिश नॉलेज होने के हिसाब से नहीं है, तुम्हें बस पढ़ना है इसलिए क्योंकि तुम्हें लिखना है। अब तुम ये मत सोचना कि जो मैं पढ़ लिया उसी को अप्लाई मैंने उतार लूंगा। ये मैंने अगर है पहले से तो बहुत अच्छा, नहीं तो एक एक चैप्टर एक एक टॉपिक है। बस एथिक्स क्या है कि मैं तो अभी ऐसे कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ इस तरीके से। मैं एथिक्स में मतलब फोटे रहा है एथिक्स में, मुझे पता है कि मैंने कितना लिखने से कितना क्या होना चाहिए। जैसे पीवाईक्यू ही है तुम्हारा, ओपीएससी में ही पिछले साल पूछा था कि मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिकल एक्शन विच इज सुटेबल एग्जाम्पल, कि डिटर्मिनेंट्स क्या है। और सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि डिटर्मिनेंट्स के बारे में, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स पूछा है, उसी को यहाँ पे ये पूछ लिया 20 मार्क्स में, मतलब 4 पेज। ठीक है, तुम दुनिया भर जगह से पढ़ी हो एथिक्स, कहीं से भी कुछ भी पढ़ी हो, तुम्हारे पास 4 पेज लिखने के लिए है ही नहीं कंटेंट, तो क्या करोगे। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में वहां पे क्या होता है ना कि तुम पढ़े हो लेकिन मैंने समराइज नहीं किया, कोई ट्रिक तरीके से याद नहीं किए हो, तुम 4 पेज टाइमली नहीं लिख पाओगे। अब क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक है कि एमआरएफ रिसिप्ट, एमआरएफ बहुत बड़ा कंपनी है टायर का, रिसिप्ट मतलब बिल वगैरह होता है, और कुछ नहीं बन पा रहा है कुछ भी है तो फिर ऐसा कुछ बना दिए, मोरल रिलीजन फैमिली, तुमको वहां पे रिकॉल करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस से ही आएगा तुमको। जैसे मैंने ये एक हो गया कि तुम डिटर्मिनेंट्स पूछ लिया एथिक्स का, फिर अगर एथिक्स नहीं है इंडिविजुअल में तो एबीसीडी वाला फॉर्मेट है कि मैं तुमको ये एथिक्स याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा था, कहाँ पूछा था दिखा रहा हूँ, देखो, एक्सप्लेन द स्पेसिफिक एथिकल प्रैक्टिसेस इन द पर्सनल ऑर्गेनाइजेशनल एंड पब्लिक स्फेयर। प्रैक्टिस जो भी मैंने जो पूछा था कि वो एथिकल एग्जांपल के साथ एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जांपल देके बोला था कि तुम एथिकल प्रैक्टिस बताओ जो कैसे कौन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, ठीक है, पर्सनल लेवल पे, पब्लिक स्फेयर पे क्या क्या होता है, पूछा था वो एग्जांपल के साथ। तुम्हारे पास इन हैंड आंसर रेडी है, तुम्हारा जो थ्योरी है ना, तुम्हारा जो थ्योरी है, एक सेकेंड, तो ये जो इन हैंड जो है ना, इन हैंड आंसर रेडी है ये। ठीक है, इन हैंड आंसर रेडी है, तुमको ये से तुमको रिकॉल आएगा एग्जाम में। अच्छा, मैं तो एडेप्टिबिलिटी ही लिखा था, उसमें कुछ एग्जांपल भी लिखा था इक्का दुक्का। अब मैं बाउंडेड रेशनलिटी क्यों बोलता हूँ मैं इसलिए बोलता हूँ कि यहाँ पे तुम 10 एग्जाम्पल लिख सकते थे, कोई मतलब है क्या, नहीं, तुमको एक टॉपिक पे एक एग्जाम्पल चाहिए, वो तुम्हारे नोट्स में होना चाहिए एटलीस्ट। वहां पे तुम अगर मान लेते हैं कि मैं 100 लोग को पढ़ाया एथिक्स, ठीक है, उसमें से 20 लोग ही होंगे जो सीरियसली पढ़ेंगे, पहला बात। वो 20 में से भी 10 ही लोग मैंने होंगे जो मैंने उसको अप्लाई कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो कहने का मतलब कि 100 लोग तो पढ़े इस एग्जाम्पल के बारे में, लेकिन ये 10 में से 20 में मैंने 100 में से भी सिर्फ खाली 10 ही लोग इसको अप्लाई करके आ पाए। तो ऐसा मत सोचना है कि एग्जाम्पल अगर पढ़ लिए हैं तो सब अप्लाई ही कर देगा, किसी को याद होगा किसी को याद नहीं होगा। तो कम से कम क्या है कि बाउंडेड बाउंडेड पर्सनालिटी कॉन्सेप्ट ये बता रहा है तुमको कि बेसिक नियम तो इतना करना ही है। अभी तुम सुने हुए 3 लोग मर गए थे दिल्ली में, ठीक है, वो क्या था, वो फ्लड, नीचे में बेसमेंट में ये हो गया था। हाँ, हाँ, तो वो हुआ था। अब वो क्या था कि उसका एग्जाम्पल वहां से क्या उठाना, देख कोई जो किशोर कुशवाहा था, अभी करंट अफेयर ये पिछले साल का है, ये किशोर कुशवाहा था, उसको मतलब नहीं था वहां पे, वो उसको मतलब नहीं था कि वो कंप्लेन करे, वो जाके एमसीडी को कंप्लेन कर चुका था 25 दिन पहले। ठीक है, 7-7 दिन पे एक बार कंप्लेन डाला था कि वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, वहां पे लाइब्रेरी है, वो 3 बार कर चुका था कंप्लेन, लेकिन फिर भी उस पर एक्शन नहीं हुआ। तो ये किशोर कुशवाहा, अब देखो ये आंसर जो एथिक्स जो है, ये एक्चुअली में हो गया यूपीएससी लेवल का। ठीक है, कोई इतना सोचेगा ही नहीं कि साला ये आंसर किशोर कुशवाहा को जानता भी नहीं होगा जो तुम्हारा कॉपी चेक कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन तुम थोड़ा सा कीवर्ड लिख दे कि किशोर कुशवाहा मैंने कोचिंग सेंटर डेथ में, तो जान जाएगा, रिलेट कर लेगा यूपीएससी वाला, क्योंकि उसको पता है कि ये बहुत अच्छा कैरेक्टर शो किया, सेल्फलेसनेस का क्या फर्क पड़ता था उसको अगर वहां पे कोचिंग में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है तो। लेकिन उस क्या सिटीजनशिप का दिखाया ना, अपना सेल्फलेस रहा ना वो, अपना जो सिटीजन का जिम्मेदारी था निभाया ना वो। एग्जाम्पल ऐसे ये थे, 100 किलोमीटर का रोड बना दिए थे अपने पैसे से मिला के, चंदा लेके, सरकार का काम था वो, सरकार अपने फंड से देता, लेकिन देख रहा था कि पॉसिबल नहीं है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट का मणिपुर में, तो 100 किलोमीटर अपने से, तो सेल्फलेस रहे वो। एग्जाम्पल तुम्हारे रतन टाटा, वो चाहते तो वर्ल्ड के रिचेस्ट में आ जाते, लेकिन अपना अधिकतर पैसा वो डोनेट कर देते हैं, मैंने गुडविल ये में डोनेशन कर देते हैं, इसलिए सेल्फलेस है वो, जो भी कमा रहे हैं वो। मैंने इस चीज नहीं कह रहा कि मुझे कुछ, मैंने खुद मैंने लालसा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल तुम्हारे पास हर एक चीज होना चाहिए, तुम्हारा एथिक्स का नोट इस हिसाब से रहेगा, रहना चाहिए कि तुमको एक एक चीज पता हो। ठीक है, कि मैं अगर क्वेश्चन आ गया ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे तो 3 पॉइंट यहाँ से उठा लिया, 4-5 पॉइंट यहाँ से उठा लिया, क्या याद करना है क्या नहीं करना है, खाली एबीसीडी फॉर्मेट। एफ से फेयरनेस, फेयरनेस फोर्टिट्यूड कीवर्ड है, ये कीवर्ड आंसर में नहीं रहा नंबर नहीं मिलेगा। एटलीस्ट अगर ओपीएससी का पता नहीं मुझे नंबर देता है कि नहीं, ठीक है, मुझे पता है कि यूपीएससी में ये सब नहीं लिखोगे नहीं मिलेगा नंबर। एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा ही है, देखो तुमको पूछा ही था, ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर चंद्रकला कौन है, आईएएस ऑफिसर है, आमिर अशोक कौन है, अशोक हमका कौन है, आईएएस ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर है ये। ठीक है, अगर कुछ नहीं मिल रहा है, अगर मान लो कि आईएएस ऑफिसर का नाम याद नहीं आ रहा है कोई ऐसे,
कोई जरूरी नहीं। ये रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, उड़ीसा के अभी मैंने एट प्रेजेंट है आईएएस ऑफिसर जो आर बालाकृष्णन, वो बोले थे कि उड़ीसा हैज अ लिविंग लेबोरेटरी ऑफ डाइवर्सिटी। तुम्हारे कॉपी में रहना चाहिए ये। तुम बोलोगे कि अरे याद करना है क्या, मैं बोला कि बिल्कुल याद करना है तुमको। अगर सोचना, मैं देखो हमेशा होता है ना कि कोई लड़का बोलता है ना मुझे कि मेरा 1 मार्क्स से नहीं हुआ इंटरव्यू, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ ना कि भाई 1 मार्क्स देख रहा है कट ऑफ से, जो रैंक 1 लाया उससे तू 200 मार्क्स दूर है। क्यों दूर है पता है? इसीलिए क्योंकि उसके कॉपी में वो सब कुछ था, और तू फिर से अगले साल उसी साइकिल में घुसेगा। या तो तू 1 नंबर 2 नंबर ऊपर होगा, या तो तू 1 नंबर 2 नंबर पीछे होगा। क्यों? क्योंकि तू वो एक मार्क्स के बारे में सोच रहा है। तू जो टॉप किया वो तुमसे 2 मार्क्स आगे है। वो ऐसा आंसर लिखा है तुमसे 2 मार्क्स आगे, इंटरव्यू में तुमसे 25 नंबर आगे था, और रिटेन में तुमसे 150 नंबर आगे था, तुमसे 175 नंबर आगे है। तो तुमको तुम्हारा जो कंटेंट बिल्ड करना है, तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है। अभी क्या है ना, डिसेंट्रलाइज्ड हो गया है नॉलेज। आज से 5 साल पहले जो था, खुद तुमको रिसर्च करना पड़ता था। खुद तुमको रिसर्च कर रहे हो, तुम करते करते तुम एक दो अटेम्प्ट गवा दिए हो, ठीक। अभी क्या है कि तुम्हारे पास बेस्ट प्लेटफॉर्म्स वगैरह अवेलेबल हैं, यूट्यूब में भी। कोचिंग इंडस्ट्री मैंने कोचिंग में, ऑनलाइन कोचिंग भी सबसे अच्छा है कि ऑनलाइन कोचिंग का सिस्टम आ गया है, ठीक है। मैं इस सेंस में नहीं बोल रहा कि तुम यहीं से कुछ कोर्स ले लो, मैं कह रहा हूँ कि अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन जहां से भी करो बहुत सीरियसली करो, ठीक है। कि मैंने बकाया ये नोट्स के छोड़ के मैं दूसरा मैंने स्विच नहीं मारूंगा, पहले इसको अच्छे से कर लूँ, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि गलती से तुम्हारा किस्मत खराब था, गलत हाथ में चढ़ गए, ठीक है, तो किस्मत को ना दोष दोगे, अपने आप को तो दोष नहीं ना देना है कि भैया मेरे से नहीं हुआ, मेरे में था, मैं गलत हाथ में चढ़ गया और मेरा हो गया नुकसान एक अटेम्प्ट, ठीक है। तो वो कह रहा हूँ कि तुमको जहां से भी पढ़ो, मैं बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन डिसेंट्रलाइज हो गया है नॉलेज, कहीं से भी नॉलेज लो, बस लो, अच्छे तरीके से लो। और हमेशा याद रखना कि आंसर लिख पाओ 3 पेज 5 4 पेज। ये फंडा मेरा है, 3 पेज 4 पेज में तुम्हारा नोट्स का एकदम सॉलिड नोट्स बनेगा, और प्लस पीवाईक्यू। ये फंडा, और ये 3 पेज 4 पेज लिख पाओ हर एक टॉपिक पे। ज्यादा इससे सोचना नहीं है। अगर तुम्हारे पास एक ही टॉपिक, मान लो गांधी के ऊपर तुम्हारे पास 20 पेज है, ठीक, 20 पेज है, और गांधी का हर एक टॉपिक पे तुम्हारे पास, जैसे मान लो सत्याग्रह पे 3 पेज है, नॉन वायलेंस पे तुम्हारे पास 3 पेज है, बस इतना ही चाहिए मेरे को। अब मैं सत्याग्रह पे मैं 10 पेज नोट्स लेके क्या करूंगा मैं, क्योंकि उसका यूज भी नहीं है मेरे पास, अप्लाई ही नहीं कर पाऊंगा उसको। पढ़ा हूँ, जानता हूँ, लेकिन मुझे चाहिए बस 3 पेज के लिए ही। एक्सपेरिमेंट नहीं करना, रिसर्च नहीं करने बैठ जाना है कि पूछ लिया एआई और बैठ के कोडिंग करने लगे हैं, लिख दिए हैं वहां पे कोडिंग, भी मुझे आता था। ऐसा नहीं है। तुम्हें बस जानना है कि मेरे को एग्जाम क्लियर करना है, इस सर्टन पीरियड ऑफ टाइम 1.5 साल लगाना है, और ऐसा मेरा नोट्स होना चाहिए। अब हो गया, इससे ज्यादा नहीं कुछ। हर चीज जो भी पढ़ रहे हो कोशिश करो, ये देखो ये जो चीज बता रहा हूँ, ये अभी नहीं आएगा तुम्हारे अंदर, कभी अभी तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तुम्हारा ब्रेन उतना मैंने जंप नहीं करेगा टॉपिक टू टॉपिक। ये तब आएगा जब तुम 3 4 बार रिवाइज कर लिए रहोगे, फिर तुम उसको समराइज करने की कोशिश करोगे। जब समराइज करने की कोशिश करोगे तब तुम्हारा ये क्रिएशन में क्रिएटिविटी में आएगा कि अच्छा ये ऐसे होना था क्या। तुम जब तक यहाँ पे पहुंचे रहोगे, 2 साल उड़ गया रहेगा, या फिर हो सकता है 2.5 साल उड़ जाए, पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचोगे तुम। अब क्या था ना कि बुद्धा बुद्धा को 5 साल लगा खुद, लेकिन जो भी बुद्धा को जाने, बुद्धा उनको 1 साल में मैंने निर्वाणा का भी मैंने बोलता था कि तुम इतना शिद्दत से करो, अच्छे से करो। बुद्धा को नहीं पता कि कोई आदमी कितने समय में निर्वाणा प्राप्त कर लेगा, लेकिन बुद्धा को रास्ता पता था कि मैं ऐसे चला हूँ और मुझे मिला है एनलाइटनमेंट, ठीक है। तो वो बताते हैं कि रास्ता पे चला हूँ, ऐसे ऐसे मिलता है, ये रास्ता है। बोला कि बुद्धा बोले कि मैं ये चीज नहीं किया, मैं वो बोले कि मैं अगले पिछले 5 साल में मैं ये चीज किया, मुझे रास्ता नहीं मिला। मतलब उनको ये पता है कि कैसे नहीं करना है, क्योंकि मुझे इसमें फेलियर मिल चुका है। उसको एक पता रास्ता जो था, वो ये सब बताने लग गया, ठीक है। तो सेशन कुछ पूछना है तो पूछो जल्दी, खत्म करते हैं क्योंकि 1.5 घंटा से ऊपर हो गया है। वो कि सब गायब हो गया। हाँ पूछो, कुछ पूछना है पूछो जल्दी। मैंने ऐसा कुछ भी पर्सनल टॉपिक रिलेटेड, जीएस का कोई भी टॉपिक रिलेटेड अगर कुछ इशू है, डाउट है, कुछ भी पूछो, कुछ भी। एथिक्स रिलेटेड कुछ भी, ऑप्शन रिलेटेड। ऑप्शन रिलेटेड माने कि मैं जनरिक बता पाऊंगा, ऐसे स्पेसिफिक मेरा ऑप्शनल, मैंने सोशियोलॉजी के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है। पूछो। चलो ठीक है। उड़ीसा रिलेटेड जो भी टॉपिक्स रहेंगे ना, जैसे ओपीएससी के लिए हमें उड़ीसा रिलेटेड पे ज्यादा फोकस करने चाहिए होंगे। अरे तो नहीं, ये अच्छा, बहुत अच्छा सवाल पूछा। वो सारे कैसे ऐड करें नोट्स में? हाँ ये क्या पूछा, फिर से पूछो एक बार। उड़ीसा पढ़। रिलेटेड जो टॉपिक। हाँ सुनो सुनो सुनो, ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ठीक है। देखो, ये इस सिलेबस का ना, इतना मैंने ऐसा देख लो, इतना पोर्शन ही सिर्फ उड़ीसा स्पेसिफिक है। ये जो 80% है ना, या फिर कह लो कि 85% भी, मैं हमेशा कहता हूँ जो भी पिछले साल प्रीलिम्स मेजर किए थे ना,
मेरे से, उनको एक ही चीज बोला था। उनको उनको डर लग रहा था कि इसमें, पता है, करंट अफेयर में उनको डर लग रहा था कि इसमें हिस्ट्री में क्या पूछेगा, उड़ीसा हिस्ट्री में, उसमें डर लग रहा था। उसके मोटे मोटे बुक उठा उठा के प्रिंट मार मार के सब पढ़ रहे थे। और मेरे से जो भी जान रहे थे मैं उनको बोला यही चीज। इनफैक्ट जो फर्स्ट अटेम्प्टर है वो यही बात बोला कि मैं भी हिस्ट्री फिस्ट्री में पढ़ने लग जाता। मैं स्ट्रिक्टली बोला कि भाई 85% को कवर कर लो, ठीक है, जो तुम्हारे पास ज्योग्राफी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, स्पेक्ट्रम, पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, इसको खत्म कर लो। अगर टाइम बचता है तुम्हारे पास तो इसमें जंप करना, ठीक है। इस बार क्या किया, उड़ीसा हिस्ट्री पूछा ही नहीं, उड़ीसा ज्योग्राफी ऐसा पूछा ही नहीं, ठीक है, एकदम ना के बराबर, ठीक है। जो चीज देखो, ये तुम्हारा मेंस में भी यूज होना है, तुमको भर भर के यूज होना है। अब तुमको ये जो क्वेश्चन पूछे कि मेंस में पूछ रहा है तो क्या करें उड़ीसा स्पेसिफिक, ये वो पिछले साल हर एक जीएस में, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पेपर देखा मैं, एक एक ही क्वेश्चन था, एक एक क्वेश्चन था, सिर्फ एक एक क्वेश्चन। अब तुम मुझे बताओ, इस एक एक क्वेश्चन के लिए क्या एक एक सब्जेक्ट पढ़े क्या हम, उड़ीसा स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अब मान लो कि उड़ीसा का हिस्ट्री का लिए हम लोग एक उड़ीसा का बुक उठाए, हरिहर पंडा, मान लो उठा लिए, कितने पेज का है वो, जो भी 300 पेज का होगा, जो भी हो, मुझे पता नहीं कितने पेज का है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले तुम्हारे जो 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तुमके कंपल्सरीली अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 17 क्वेश्चन। तुम्हें क्या करना है कि 15 क्वेश्चन में से तुमको 14 क्वेश्चन के बारे में सोचना है, ठीक। अगर मैं कहता हूँ कि वर्स्ट केस में इस बार 12 क्वेश्चन वो दिया जेनरिक और 3 क्वेश्चन पूछ लिया उड़ीसा स्पेसिफिक, फिर भी फिर भी कह रहा हूँ कि तुम ये 12 क्वेश्चन के लिए तुम बहुत ज्यादा तैयार रहो, ठीक है। होगा क्या कि ये 3 क्वेश्चन के चक्कर में ना तुम ये 12 को भी तुम ये कर दोगे, कॉम्प्रोमाइज कर दोगे। और ड्रास्टिक चेंज कोई नहीं करता, कोई भी ड्रास्टिक चेंज नहीं करता। एक क्वेश्चन पूछा है तो अगली बार 2 पूछेगा, 3 पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। और 3 भी पूछा तो उसका इंटरलिंक कहाँ से है, सेंट्रल, मतलब कि यूपीएससी से है, यूपीएससी का सिलेबस से है। अगर वो मान लो पॉलिटी में पूछ रहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर उड़ीसा में इलेक्शन हुआ इस बार, कि क्या था, अगर पूछा भी तो स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, हम नहीं पढ़े क्या पॉलिटी में। ज्योग्राफी में पूछा कि साइक्लोन आया है उड़ीसा में, तो तुम उसके बारे में क्या बताओ, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करोगे उसका, क्या उस नहीं है क्या सिलेबस में यूपीएससी का, ठीक है। तो क्या ही पूछ लेगा उड़ीसा स्पेसिफिक में, हाँ जंगल पूछेगा, भीतरकनिका पूछा भी था, क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भीतरकनिका। सिमलीपाल इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या है ना कि लेवल डाउन करना है, पहला लेवल पे जो 85% सिलेबस है उसको कवर करना है, किल, ये खत्म। सेकंड स्टेज में जो उड़ीसा का जो बेसिक छोटा मोटा पार्ट है, उसमें भी क्या बहुत सिलेक्टिव। मैं तुम्हें एक नोट्स दिखा रहा हूँ, 2023 वाले में जो 48 कट ऑफ गया था, 2022 वाले क्वेश्चन, 2023 वाले जो साल में जो प्रीलिम्स हुआ था, उसका नोटिफिकेशन एक साल पीछे चल रहा है। एग्जाम तो 2022 का, लेकिन एग्जाम जैसे 2023 में वो, ठीक है। उसमें क्या किया था कि एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन जो था वो उड़ीसा स्पेसिफिक पूछे थे, लेकिन वो, हाँ, वो जितने भी टॉपिक आ रहे थे ना उसमें से उड़ीसा रिलेटेड जितने भी टॉपिक आ रहे थे, वो सारे के सारे टॉपिक जो थे वो इंपॉर्टेंट थे, या तो वो न्यूज में थे या तो वो टॉपिक ही इंपॉर्टेंट था वो, ठीक है। तुम देख लेना वो, इसीलिए कहता हूँ कि पीवाई इंपॉर्टेंट है, तुम कैसे एनालाइज कर रहे हो उसको ये देख, ठीक है। तो अब इसलिए मैंने भागना नहीं है कि मैंने जो चीज नहीं है हाथ में उसको मैं लेके बैठा हुआ हूँ, लड़ रहा हूँ, उसलिए नहीं। मुझे जो मेरे हाथ में है मैं उसको पहले पकड़ लूँ, और बाकी जो होगा वो तो उस सबका, मैंने सब परेशान है। अब देखो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ 2 लड़के का, मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम्हें ना, और एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि तुम उसको रियलिटी को समझ पाओ। अ, मेरे पास 2 लड़के हैं, ठीक है, 2 लड़के मुझे जानते थे, दोनों फर्स्ट अटेम्प्टर, दोनों फर्स्ट अटेम्प्टर। ये पहला पॉलिटी का जब कर लिया, शायद 22 क्लास लिया था मैं, 22 क्लास लिया था, कर लिया। उसके बाद इसको लगा कि मैंने पॉलिटी बहुत सॉलिड पढ़ा हुआ, मतलब बताया हूँ। उसके बाद इकोनॉमिक्स में आया, इकोनॉमिक्स में मैं अपना हैंड रिटन नोट्स नहीं दे पाया, जो मेरे पास पीडीएफ था उसी से मैं बताया कि ये पीडीएफ में जितना दिया हूँ बहुत कम है, इससे कम अगर तुम करोगे तो फिर एग्जाम में फंसोगे। एटलीस्ट ये पीडीएफ जो दिया हूँ बहुत लिमिटेड दिया हूँ, हार्डली, मतलब 15 या 16 क्लास लिया था, और हर एक में मैंने बहुत लिमिटेड पीडीएफ दिया था। पीडीएफ नहीं था वो, मैंने क्लास नोट्स ही था, रिटन नोट्स था, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स था क्लास का ही, लेकिन मेरे हैंड राइटिंग से नहीं था वो, तो सीरियसली नहीं लिया। लेकिन फिर वो जब एनवायरमेंट स्टार्ट हुआ तो फिर मैं ऐसे हैंड रिटन नोट्स देने लगा, तो फिर वो जो ज्वाइन किया, लेकिन उसका इकोनॉमिक्स रेडी नहीं हुआ था अभी तक। अब ये क्या किया, जब उसको मालूम चला कि मैंने इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो रहा है और इधर उधर मैंने सब जगह से पढ़ रहा है, कंसोलिडेटेड है ही नहीं, तो मेरे को फिर पूछा वो, तो मैं बोला कि भाई जितना मैं बताया हूँ ना, अगर मैंने तेरे से नहीं हो रहा है ना, किसी से नहीं होगा वो, इतना तू लिख के ले जा, अगर टफ क्वेश्चन आया तो वहां से सॉल्व होगा, क्योंकि मैं यूपीएससी का पीवाईक्यू सॉल्व कराया हूँ उसी नोट से, ठीक है। वो हो गया। अब वो इन 3 सब्जेक्ट को वो फॉलो किया, ठीक है। उसका मॉडर्न हिस्ट्री बहुत गंदा, हिस्ट्री बहुत, मैंने एंशिएंट हिस्ट्री और ही कुछ नहीं आता था उसको, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट। इकोनॉमी में क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछा, 3 ही क्वेश्चन पूछा इकोनॉमी में, 2 क्वेश्चन पूछा, ठीक है। पॉलिटी में पूछा 22, एनवायरमेंट में पूछा 10, 11, 12, 15 कुछ भी पूछा होगा। मैं बोला उसमें से गलत हुआ है क्या, उसको पूछा, बोला नहीं। जो एक और लड़का था वो बोला कि मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, अब वो प्रिंट करा रहा है हिस्ट्री का बुक,
प्रिंट कराया, हिस्ट्री पढ़ा 1 महीना, उसका कितने स्कोर आया? 45 स्कोर आया। मैं पूछा उसको क्यों आया, क्योंकि वो बोला कि मैं हिस्ट्री को सीरियसली ले लिया। क्या हिस्ट्री? उड़ीसा हिस्ट्री। ठीक है, तुम इमोशनल हो जा रहे हो। क्या हो रहे हो? इमोशनल। यहाँ पे इमोशनल फूल का कोई जगह नहीं है। तुम प्रीलिम्स के तुम कितना दूर हो? तुम 30 नंबर दूर हो प्रीलिम्स से। क्यों? क्योंकि तुम कुछ ऐसा चीज कर रहे थे जिसका जरूरत ही नहीं था। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि तुमको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये चीज की जो चीज मैं कराया हूँ। मैं नहीं कह रहा कि मैं तुमको बेस्ट ये चीज दे सकता। तुम्हारा रेशनलिटी तुमको जहां अलाउ करता है वहां जाओ, लेकिन बात है कि तुम्हारा रेशनलिटी यूज करो। कोई तुमको ऐसे बहला मैंने एक बार में तुम लक से तुम गलती कर सकते हो। ठीक है, लक से तुम्हारा लक अगर ऐसा हो गया कि तुम्हें गलत जगह तुम घुस गए और वहां पे तुम तबाही मचवा लिए हो। ठीक है, अब नुकसान हो गया 1 साल, उसके बाद तुम्हें होश आ रहा है, तो वो अलग चीज है लक से तुम्हारा। लेकिन अगले साल तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा रेशनलिटी है तुम्हारे पास, लक कितना तुमको नुकसान देगा। ठीक है, रेशनलिटी इसलिए रेशनलिटी ऑन ओपन रखो, और अपना जो पीवाईक्यू है और प्लस उस ओरिएंटेड तुम अपना नोट्स बनाओ। ठीक है। हाँ, क्या था क्वेश्चन? फिर और कुछ मैंने इसमें से और कुछ बच रहा है टारगेट करना, बताओ। कोई पूछा था? अ, क्या था क्वेश्चन? एक सेकेंड सर। ये सिलेक्शन स्केलेटन नोट्स मिलेगा क्या? किस चीज का स्केलेटन नोट भाई? बताओ, मतलब कौन सा स्केलेटन नोट? नहीं समझ पाया, किस स्केलेटन मतलब किस चीज का? जो ऑप्शनल का दिखा रहा था, किसका? मेंस का? देखो, समझ नहीं आएगा। सीधा सा बता दे रहा हूँ, समझ नहीं आएगा। कारण भी बता दे रहा हूँ क्यों नहीं समझ आएगा। ये शॉर्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ है, अनलेस कि मैं एक बार तुमको बता नहीं दिया हूँ कि इसका मतलब मैं ये क्यों लिखा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है ना कि बस कीवर्ड में लिखा हूँ, कीवर्ड फॉर्मेट में लिखते गया हूँ मैं। अनलेस कि मैं तुमको बता नहीं दूँ कि मैं यहाँ क्यों लिखा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आएगा। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है नहीं नहीं समझाऊँ मैं, क्योंकि क्यों लिखा हूँ कबूल कर लिख दिया हूँ सिंपल। क्यों? मैं बता ही नहीं रहा तुमको, ये तुमको यहाँ एग्जाम्पल 3 लाइन में लिखना पड़ेगा। एथिक्स में क्या होता है ना कि एथिक्स का पेपर को टारगेट कैसे करना रहता है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब वो एथिक्स में इतना कम तुमको पता होगा ना, तुमको लगेगा यार 3 पेज क्या लिखूं बैठ के। तो इसका होता है कि थ्योरी, ये पार्ट तक थ्योरी भर दो, यहाँ से ये पार्ट तक थ्योरी भर दो। चलो नहीं बोलता कि क्वेश्चन यहाँ तक है तो इतना तक थ्योरी भर दो अगर तुमको आ रहा है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल दो, 3 एग्जाम्पल कम से कम उसी रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड। तो मैं वही किया हूँ कि तुमको मैंने बताया हूँ। थ्योरी ये हो गया तुम्हारा। अब 3 पेज एटलीस्ट तुम एग्जाम्पल लिख लिए, एग्जाम्पल लिख लिए। अब उस टॉपिक पे कोई कुछ उल्टा सीधा बात किया है क्या, वो एंगल दे दो। ठीक है, उसका भी कंक्लूजन दे दो। तुम्हारा यूपीएससी के हिसाब से 2 पेज भर गया। अब यही ओपीएससी में पूछेगा, तो ओपीएससी में तो क्या होता है, और थोड़ा ओपन करो। मैंने जो चीज तुमको बताया जा रहा है कि ये क्या है, जैसे मान लो कि डेंटोलॉजिकल पूछ लिया, तो डेंटोलॉजिकल में एक ही लोग सिर्फ बात नहीं किया है कि डेंटोलॉजिकल होता क्या है। इस पर कृष्ण भी बात किए हैं, गांधी जी भी बात किए हैं। ठीक है, दुनिया भर का नाम, इमेनुअल कांट सबसे बड़ा मैंने माना जाता है प्रोपोनेंट। इसको मैंने जो प्रपोज किया था कि ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन अपना है कॉन्टेक्स्ट में, तो इनको भी कोट कर देंगे ना, क्या दिक्कत है? 3 3 लाइन सबके लिए लिख देंगे अगर नहीं पेज खत्म कर पा रहे हैं। तो वो जो स्किल तभी आएगा तुम्हारे पास कि तुम्हारा एथिक्स का जो भी तुम्हारा स्टैटिक है पूरा इन हैंड है, तुम्हारे टिप पे है कि हाँ ये तो ये लिखना था। अब तुम पेज नहीं भर पा रहे हो, तुम मेरे पास आगे बोले कि मैं पेज नहीं भर पा रहा हूँ, तब मैं बताऊंगा कि पेज कैसे भरा जाएगा। ठीक है, मैं अभी एथिक्स का पीडीएफ यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगा, आईपैड में मैं डाला नहीं हूँ। दिखाता कि आंसर कैसे मैंने फ्रेम होता है कि तुम लिखे क्वेश्चन दिखा तुमको। लिटरली एथिक्स का दिक्कत यही है ना कि हर कोई पढ़ा रहा है लेकिन बता नहीं रहा कि इसको भरना कैसे है। 3 पेज भरना क्या है, क्या भरना है उसमें? एथिक्स का 4 पेज भी भरने दे रहा है, यहाँ 2 पेज 3 पेज भरा ही नहीं रहा है, और यहाँ पे 4 4 पेज भरने के लिए बोल रहा है। क्या भरेगा इसमें 4 पेज? ठीक है, और उसका वर्ड क्या है? 300 वर्ड। अब मुझे बस 100 ही वर्ड पता है कि क्या है इसका थ्योरी। तो फिर वहां पे एग्जाम्पल का रोल प्ले होता है। फिर एक एंगल चेंज करने का रोल था कि एंगल चेंज कैसे करें। देखो, मान मान लेते हैं कि कुछ ऐसा पूछ लिया कि डायमेंशन, मैंने हम लोग, अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि पहला 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये डायमेंशन ऑफ एथिक्स पूछा, तो कुछ उसका मैंने वेस्टर्न कुछ है, मैंने हिंदू एथिक्स कुछ कह रहा है ये सब। ठीक है, इन सब जो मैं जो ये नोट्स बनाया हूँ तुमको मैं ये भी बता दे रहा हूँ रेफरेंस इस ये पे, कि तुम कहीं गलत जगह ना भाग जाओ। सारथी आईएएस मुझे बहुत, मैंने सारथी आईएएस का नोट्स और इन्हीं का डिकोड एथिक्स जो है तुम डिको पढ़ के देखना, वो बहुत वास्ट है, बहुत लेंदी है। मैं उसको मैंने पढ़ा हूँ उनका नोट्स, प्लस वरुण जैन का जो उन्हीं इंस्टीट्यूट के हैं, लेकिन वो 2 साल 3 साल पहले से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसी बार से सारथी है इसका, जो मोदी जन सर है उनका नोट्स मैंने है अच्छा, पीडीएफ बहुत वास्ट है, बहुत लेंदी है। वरुण जन नोट्स और इनका नोट्स, ठीक है, दोनों को मिला के मैं जो कंसाइज कर रहा हूँ, मैं जो मैंने मैंने और मैंने उसको रिफाइन कर रहा हूँ। तो उनका वो स्टैंडर्ड पढ़ा है अभी अभी, उनसे पहले तक ना कोई ऐसा ये नहीं बता रहा था ना कि कैसे डील करना है वो चीज को। ठीक है, तो उनका है, लेकिन वो पूरा यूपीएससी रिलेटेड है और बहुत ज्यादा वास्ट है। तुम अगर मैंने करने भी घुसोगे तो लेंदी है। मैं ये कह रहा हूँ कि लेंदी है, और मेरा जो मैं जो बना रहा हूँ उन्हीं को कंसाइज करके बना रहा हूँ कि क्या कितना होना चाहिए और किस लेवल में। वो ऐसा इस तरह ये सब नहीं बता रहे हैं कि मैंने एग्जाम हॉल में जो याद आ जाए बोल के वो सब चीज नहीं बना रहे। ये मैं जैसे बोलते हैं ना कि तुम खुद कैसे लिखते एग्जाम हॉल में, वो बस वो ये बता देंगे, इतना मैंने इतना डिटेल में नहीं बता रहे हैं कि ये चीज क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ठीक है, वो बस बता दे रहे हैं कि सोसाइटी अगर में इंडिविजुअल में नहीं हुआ एथिक्स तो ये दिक्कत है।
अगर सोसाइटी में नहीं हुआ तो ये दिक्कत है। वो ये ट्रिक कीवर्ड की चीट कोड वगैरह नहीं बता रहे हैं कि कैसे याद रखूं इसको मैं, ठीक है। वो ये नहीं बता रहे, बस खाली बता रहे हैं कि थ्योरी ये है, तुमको ये लिखना है, और कैसे लिखना है स्मार्ट में बता रहे हैं कि केस स्टडी कैसे डील करना है इसी थ्योरी को यूज करके, ये बता रहे हैं। और मैं वरुण जैन और मोदी जैन को मैंने उनको मैं मानता हूँ कि वो एथिक्स में अभी मार्केट में अभी उनसे छोड़ के यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, तो लिटरली उनको फॉलो करना पड़ेगा। इन दोनों को बहुत स्टैंडर्ड है। और अगर तुम यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि वो जिस लेवल का नॉलेज दे दिए हैं तुमको, वो अभी मार्केट में वैसा कोई नहीं दे रहा है। इनफैक्ट लुकमान आईएएस बहुत पॉपुलर है एथिक्स में, तो उनका भी कंटेंट 50 क्लास, ठीक है, नोट्स 4 नोट्स ऐसे 3 नोट्स बना के दे देंगे, तुम पढ़ लोगे, लिख नहीं पाओगे एग्जाम में, ठीक है, वो है सीन। हाँ ठीक ठीक है, मैं ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, तुमको क्या पूछना है पूछो, नहीं तो 5 मिनट में खत्म कर देंगे 10:30 बजे। एथिक्स का बता दिया मैं तुमको। और ये हाँ स्केलेटन वाला पूछे, तुमको समझ नहीं आएगा इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ ये पीडीएफ, ठीक है। ये तुमको मैं अगर पीडीएफ लेना है, तुम सारथी इसका तुम खोजो, टेलीग्राम वगैरह पे मिल जाएगा। मैं तो ऐसे तुमको मैं इधर से इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं दूंगा कि वो पायरेसी वाला एंगल है, अनएथिकल है, इसलिए भी नहीं दूंगा। तुमको अगर डिटेल में पढ़ना है, तुमको ये है स्केलेटन नोट्स इसलिए नहीं अवेलेबल हो पाएगा क्योंकि तुमको समझ नहीं आएगा, बहुत क्रक्स में लिखा हुआ है और इतना ही कॉपी में दिखना चाहिए आंसर में, कीवर्ड वगैरह, ठीक है। तुमको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अनलेस मैं बता दिया कि हाँ यहाँ पे ये लाइन का मतलब ये था, तो तुम उसको समझ लोगे तुम, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ स्टैंडर्डाइज लिख जाऊँ, क्यों लिखा हूँ तुमको पता ही नहीं है, तो कहाँ से समझ पाओगे, ठीक है। तुम अगर तुमको डाउट हो रहा है कुछ भी, तुम एक बार जैसे मैं जो मैं बता रहा हूँ ना उसका तुम खुद रेसनिटी यूज करना। तुम जाना यूट्यूब में वीडियो है पॉलिटी का, तुम लक्ष्मीकांत पढ़ लो कोई भी चैप्टर, और जो चैप्टर उसमें बताया हूँ तुम उसको तुम समझ के देखना, उसके जो मैं जैसे मैं बता रहा हूँ देखना, उसका तुम जो भी तुम्हारा ये होगा समझना। मैं तुम अपना रेसनिटी ओपन रखो और अच्छे से यूज करो, चलो ठीक है। कुछ पूछना है तो पूछो, और भी कुछ लास्ट है, ये 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, जो भी पूछना है पूछो। हाँ बताओ। चलो ठीक है, जैसा भी रहेगा तुम्हारा जो भी क्वेरीज है, जो भी तुम्हारा रिक्वायरमेंट है, तुम इसी ग्रुप में या पर्सनली श्रेयांश सर को ये कर देना, ठीक है, मैसेज कर देना उनको। मैं उनका मैंने ये से देख लूंगा, मैं जान जाऊंगा क्या है तुम्हारा, मैं मेरे को टाइम मिलेगा कभी तो मैं इन फ्यूचर में टैकल कर दूंगा उसको, ठीक है। जो भी तुम्हारा पर्सनल क्वेरीज होगा तुम उसी या इसी ग्रुप में, या श्रेयांश सर को डायरेक्टली तुम ये कर देना, या शुभेंदु सर को डायरेक्टली तुम ये कर देना। मैं उनके टच में हूँ, मैं तुम्हें जाके टारगेट कर दूंगा मैं, ठीक है। चलो, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो गुड नाइट, ओके।